इंट्रोडक्शन अपना प्लीज आप अपना जो माइक है उसको हाँ बेटा आपकी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, हाँ बंद करके रखें साहू। हेलो, हाँ मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सबको? चलिए, तो ये एक छोटा सा हमारा मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये कोर्स हम लोगों ने एक प्लान करा था जो है एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच को, जिसको हमने 22 तारीख से स्टार्ट कर दिया है। और इसमें ऑल्टरनेट डेज पे हिंदी इंग्लिश के अंदर में क्लासेस होती हैं। और अभी कुछ क्लासेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन बाद में स्टूडेंट्स चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं इसके अंदर में। और उसके बाद ये 4 से 4.5 महीने का ऑलमोस्ट ये कोर्स चलेगा। इस कोर्स के बाद हमारा एक ऑनलाइन का एक कोर्स का और प्लान है, जिसके अंदर में हम पूरा का पूरा एक 800 आवर्स का एक क्लासरूम गाइडेंस प्रोग्राम शुरू करेंगे। और ये ऑनलाइन ऑनलाइन के थ्रू होगा, जिसमें कंप्लीट सिलेबस जो होगा वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। इसी तरीके से ये हमारा 6 दिसंबर को एक बैच स्टार्ट हो रहा है ज्योग्राफी का, जो लाइव ऑनलाइन बैच होगा। जो लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना चाहते हैं या वैकल्पिक विषय के तौर पे भूगोल लेना चाहते हैं, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे नंबर, मेरे ख्याल से जो लोग इस टच में हैं उनके पास मेरा नंबर है ही, मेरा पर्सनल नंबर भी है सबके पास, तो वो लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और ये एक टेस्ट सीरीज हमारी शुरू होने जा रही है, जो 2022 के लिए भी होगी और 2023 के लिए भी होगी। और इसमें प्री और मेंस जो होगा दोनों के बारे में, दोनों की अलग-अलग टेस्ट सीरीज भी होती है और प्री और मेंस की कंबाइंड टेस्ट सीरीज भी हमारे यहाँ कंडक्ट कराई जाती है। तो चलिए, आज का हम टॉपिक जो था, जो हम लोगों ने डिस्कस करना था, उसको हम लोग शुरू करते हैं, जो हमारा मेन पार्ट था। ओके, तो जस्ट अ मिनट गाइस। एक मिनट बच्चों, मैं जरा इस टॉपिक को खोल लेता हूँ और फिर आप लोगों को। ओके, तो ये आप लोगों के सामने, आपके सामने टॉपिक है जो हम लोगों ने कल डिस्कस करा था, इंग्लिश मीडियम के अंदर में हम लोगों ने डिस्कस करा था। आज इसको हम हिंदी मीडियम के अंदर में डिस्कस करेंगे। ओके, मैं बोलूंगा सारा का सारा हिंदी में ही। और जो भी आपके समझने की चीजें हैं, आप अपना माइक ऑन करके, अगर आपको कोई डाउट है तो अपना माइक ऑन करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। या जो भी आपका, जिस भी तरीके की कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको नहीं हुई है, तो आप मुझसे अपना माइक ऑन करके आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। बिल्कुल ओपन है आप अपने माइक को वो ऑन करके डिस्कस करने के लिए। तो ये टॉपिक है बच्चों, अंडरस्टैंडिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का एक टॉपिक कहलाता है। और इसके अंदर में एक टॉपिक और आता है जिसको हम सन एंगल के नाम से जानते हैं। ओके, ये ज्योग्राफी की जब भी हम स्टार्टिंग करते हैं तो जनरली इसी टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा भूगोल का मतलब क्या होता है, भूगोल का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि भूगोल के अंदर में हमें क्या क्या करना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है। तो ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो भूगोल है क्या? सबसे पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि भूगोल हम किसको कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भूगोल, और भूगोल क्या है। भूगोल, ओके ओके। तो भूगोल का अगर हम देखें तो भू मतलब पृथ्वी और गोल का मतलब गोल। ओके, तो ये एक एक मीनिंग सा निकल के आता है कि भूगोल, पृथ्वी गोल है। ओके, लेकिन अगर हम इसका इंग्लिश वर्ड अगर हम देखें तो इसका इंग्लिश वर्ड ये आता है ज्योग्राफी। ओके, ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो जियो और दूसरा ग्राफी। जियो का मतलब हो गया अर्थ, यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी हो गया। ओके, और ग्राफी का मतलब होता है ग्राफियोस, ग्राफियोस। और ग्राफियोस का मतलब होता है स्टडी। ओके, तो स्टडी। तो अगर हम कहें तो भूगोल की जो परिभाषा बन के आती है, भूगोल की एक जनरल, या हम कहें कि स्टार्टिंग डेफिनेशन जो हम ले सकते हैं। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट का नेचर क्या है वो तभी समझ में आता है जब आप सब्जेक्ट को कुछ हद तक पढ़ लेते हैं। बगैर सब्जेक्ट को पढ़े उस सब्जेक्ट का नेचर आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। जब तक आप उस सब्जेक्ट को कुछ पढ़ लेते हैं, उससे रिलेटेड चीजें जो आप पढ़ लेते हैं, तभी जाके आप उस सब्जेक्ट के नेचर को समझ पाते हैं। ओके, तो केवल किसी के नाम से, जैसे मैं आपसे कहता हूँ ना कि किसी व्यक्ति के नाम से केवल उसके नेचर के बारे में पता नहीं चलता। अगर हम किसी चीज के नाम से उसके नेचर के बारे में पता करने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब हम पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, हमारे अंदर में रूढ़ि युक्तियां हैं, और जिनके आधार पर हम अपना मूल्यांकन किसी व्यक्ति का बहुत सीमित
सूचना के आधार पर करने का प्रयास करते हैं। तो भूगोल के साथ भी कुछ ऐसा है, हमें एक स्टार्टिंग डेफिनेशन लेनी होगी, एक प्रारंभिक परिभाषा जिसको मैं कहूंगा वो हमें लेनी होगी, और उस प्रारंभिक परिभाषा को लेके हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे जैसे हम चीजों को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम ये देखते जाएंगे कि हमारी भाषा जो है, जो परिभाषा जो है, भूगोल की जो परिभाषा है वो और परिष्कृत होती जाएगी, उसमें और इम्प्रूवमेंट होता जाएगा उस भाषा के अंदर में, उस परिभाषा के अंदर में। और हम अल्टीमेटली जो भूगोल का मेन आइडिया है या भूगोल का मेन जो दृष्टिकोण है उसको समझ सकते हैं। ओके, तो प्रारंभिक तौर पे जो हम इसकी परिभाषा लेने का प्रयास करेंगे, जो उसकी प्रारंभिक परिभाषा हम लेंगे, वो हम ये कहेंगे कि पृथ्वी का अध्ययन। ओके, जो हम प्रारंभिक परिभाषा हम लेंगे, पृथ्वी का अध्ययन, और उसको हम भूगोल के नाम से जानेंगे, पृथ्वी का अध्ययन, जिसको हम भूगोल कह सकते हैं। लेकिन अध्ययन का मतलब यहाँ पे क्या है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे कि अध्ययन जो है उसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अध्ययन, ये अध्ययन जो है उसका मतलब क्या है यहाँ पर। तो अध्ययन का जो मतलब है वो, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भूगोल ही क्या केवल ऐसा विषय है जो पृथ्वी के बारे में अध्ययन करता है, क्या और विषय भी हैं जो पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जैसे आपने नाम सुना होगा भूगर्भ शास्त्र के बारे में, जियोलॉजी के बारे में, या और भी कई ऐसे विषय हैं जो पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन सभी विषय जितने भी हैं, इनके विषय वस्तु या इनका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो अलग अलग हो सकता है। और लेकिन अगर देखा जाए तो इनका मेन फोकस एरिया तो पृथ्वी ही होता है। लेकिन पृथ्वी के फोकस में भी इनका जो मेन जो एरिया ऑफ कंसर्न होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो अध्ययन का मतलब यहाँ पे वैज्ञानिक अध्ययन से है, वैज्ञानिक अध्ययन। ओके, वैज्ञानिक अध्ययन से है, अध्ययन का मतलब है वैज्ञानिक अध्ययन। ओके, मतलब हमने पृथ्वी का अध्ययन तो करना है, लेकिन एक वैज्ञानिक तरीके से उसका अध्ययन करना है। वैज्ञानिक अध्ययन क्या होता है? वैज्ञानिक अध्ययन वो होता है जिसमें वस्तुनिष्ठता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, वैज्ञानिक अध्ययन को हम बोलेंगे। वस्तुनिष्ठता का मतलब ये होता है कि किसी भी जो, जब हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं या किसी भी प्रकार का अगर हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो तार्किकता पर आधारित होता है, वो सिद्धांतों पे आधारित होता है, वो प्रकृति के नियमों पे आधारित होता है। और जब भी हम कोई निष्कर्ष निकालेंगे तो वो इस तरीके का निष्कर्ष होगा कि उसमें किसी भी प्रकार से लोगों में असहमति नहीं होगी। अगर लोग उसी विधि से या उसी तरीके से चीजों को देखने का प्रयास करेंगे या देखेंगे, तो अल्टीमेटली वो सभी उसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो ये वस्तुनिष्ठता का गुण जो होता है किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन के अंदर में काफी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, वस्तुनिष्ठता लाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि जो भी हम अध्ययन करें वो एक प्रेक्षण के माध्यम से अध्ययन करें। प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज का अध्ययन सुनी सुनाई बातों के आधार पर नहीं करेंगे, हम खुद उसका प्रेक्षण करेंगे। प्रेक्षण का मतलब हम खुद उसके अपने नेत्रों से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और उसका प्रेक्षण करेंगे। प्रेक्षण करके हम उससे रिलेटेड जो भी तथ्य होते हैं उनका संग्रह करेंगे, और तथ्यों का संग्रह करने के बाद तथ्यों का आंकलन करेंगे, और उससे एक निष्कर्ष जो होगा उस पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। ओके, निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बहुत आवश्यक होता है कि चीजों का प्रेक्षण हो उसके अंदर में, उसमें हम ऐसी ऐसी हमारी विधियां हो जिसके माध्यम से हम तथ्यों का या डेटा जो होता है उसका कलेक्शन कर सकें। हमारे मेथड ऐसे हों कि हम डेटा का प्रोसेसिंग जो होती है या डेटा से जो निष्कर्ष हमें निकालना होता है वो हम निकाल सकें, और निष्कर्ष निकालने के बाद हम एक कंक्लूजन पे जो हम पहुंचते हैं या जिस निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं उस निष्कर्ष के अंदर में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, तभी वो वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। अब पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी का जो अध्ययन है वो कई सारे विषय करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पृथ्वी का अध्ययन कई सारे विषयों के माध्यम से किया जाता है, लेकिन भूगोल में और विषयों में एक जो सबसे बड़ा अंतर आपको देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि ये भूगोल जो है वो पृथ्वी के पृथ्वी जो है पृथ्वी के सरफेस, ओके, पृथ्वी की सतह जो है उसका अध्ययन करता है। पृथ्वी की सतह का अध्ययन करता है, या पृथ्वी की सतह का वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है वो भूगोल करता है। ओके, बहुत सारे विषय ऐसे हैं वो भी पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं,
लेकिन भूगोल के बारे में विशेषता यह है कि पृथ्वी के सरफेस के बारे में या पृथ्वी की जो सतह है उसके बारे में वो अध्ययन करता है और उसका एक वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अब ये जो स्टडी है, ये जो सरफेस की स्टडीज है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें सरफेस जो होता है उसके प्रकार को हमें समझना पड़ेगा। सरफेस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक नेचुरल सरफेस होता है, नेचुरल मतलब जिसको हम प्राकृतिक बोलते हैं, प्राकृतिक सतह होती है। और एक इस प्रकार का सरफेस होता है जो मानव द्वारा निर्मित है। मानव जो है उसके द्वारा निर्मित कहलाता है। मानव द्वारा निर्मित सतह जो होती है उसको हम मानव द्वारा निर्मित जो सतह है उसको हम लेते हैं। जो प्राकृतिक सरफेस है उसको बनाने के अंदर में कुछ प्रकृति के नियम होते हैं, और जो प्रकृति के नियम होते हैं उन्हीं को खोजने का प्रयास जो होता है वो भूगोल करने की कोशिश करता है या उसका प्रयास करता है। और इसी प्रकार से मानव निर्मित जो क्रियाएं हैं या मानव के द्वारा होने वाली क्रियाएं हैं, उससे भी पृथ्वी की सतह पर कई प्रकार के परिवर्तन या पृथ्वी की सतह के अंदर में कई प्रकार के चेंजेस जो होते हैं वो देखे जाते हैं, और उसका भी अध्ययन जो होता है वो भूगोल में किया जाता है। जब हम प्राकृतिक सतह या प्राकृतिक सरफेस की बात कर रहे होते हैं, तो हम जो स्टडी करते हैं भूगोल के अंदर में उसको फिजिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी जो होगी वो फिजिकल लॉ या प्राकृतिक नियमों पर आधारित होती है। और फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर में ज्यादातर हम उसी प्रकार के नियम पढ़ते हैं जो प्रकृति के से जुड़े हुए नियम होते हैं या प्राकृतिक नियमों पर आधारित होते हैं। और जहां पे हम मानव या मानव द्वारा होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कर रहे होते हैं, मानव द्वारा होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम मानव भूगोल के अंदर में आ जाते हैं। ओके। तो अगर हम देखें तो ज्योग्राफी के अंदर में अगर हम समझने का प्रयास करें तो भूगोल के अंदर में अगर हम डिवाइड करने का प्रयास करें भूगोल को या उसका विभाजन करने का प्रयास करें तो भूगोल को बहुत आसानी से हम दो भागों के अंदर में विभाजित कर लेते हैं। एक तो वो भाग है जिसको हम फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। ओके। फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं, और दूसरा वो भाग है जिसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है उसके नाम से हम लोग जानते हैं। ओके। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर में ज्यादातर तो हम ऐसे विषयों के बारे में पढ़ते हैं जो फिजिकल फिनोमेना जो होते हैं, या जो जिसको हम कहें जो भौतिक घटनाओं से संबंधित हैं या भौतिक क्रियाओं से संबंधित है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल होता है। एक हमारा भौतिक भूगोल है जिसके हम फिजिकल फिनोमेना जितने भी हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, या भौतिक घटनाएं जो होती हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। और एक होता है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी जिसको हम मानव भूगोल कहते हैं, मानव भूगोल के नाम से जानते हैं। और इस मानव भूगोल के अंदर में ज्यादातर हम उन चीजों के बारे में अध्ययन कर रहे होते हैं जो मानवीय क्रियाओं से संबंधित होता है। ठीक है। अब इसके अंदर में कई प्रकार की मानवीय क्रियाएं आ सकती हैं, जैसे अगर हम बात करें तो अधिवास। अधिवास अधिवास का मतलब आप लोग समझते हैं, सेटलमेंट जिसको हम कहते हैं। सेटलमेंट जो होता है मानव द्वारा बनाई गई बस्तियां या मानव द्वारा बनाए गए सेटलमेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे मानव की क्रियाओं से ही निर्मित हुए हैं, तो उनका भी हम अध्ययन करते हैं। मानव की कई प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं, उनके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं, आर्थिक क्रियाएं। और उसके अंदर में एग्रीकल्चर आ जाता है, इंडस्ट्री आ जाता है, और भी कई सारी चीजें आ जाती हैं। मानव की क्रियाओं के अंदर में उसकी संस्कृति भी आती है, कल्चर भी आते हैं, उसके संबंध भी आते हैं, रिलेशंस भी आते हैं। ओके। तो मानव ने अपनी बहुत सारी क्रियाओं के माध्यम से हमारे पृथ्वी की सतह पर कई प्रकार के परिवर्तन किए हैं। ओके। पृथ्वी की सतह पर कई प्रकार के परिवर्तन किए हैं, और इन सभी परिवर्तनों के पीछे अगर हम इन परिवर्तनों की बात करें तो इन सभी परिवर्तनों के पीछे कोई ना कोई कारण आधारित होता है, कोई ना कोई कारण होता है। तो इन कारणों को अध्ययन करना, जैसे मैं अगर एक सिंपल से आपसे पूछता हूं कि अगर हम मानव की अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ही अगर हम देखें, मानवीय अगर अगर हम जनसंख्या का यानी कि मानव की जनसंख्या का भारत के परिप्रेक्ष्य में ही अगर हम बात करें, तो जनसंख्या के वितरण की ही अगर हम बात करें तो कुछ जगहों पे आपको जनसंख्या का वितरण जो होता है वो ज्यादा सघन मिलता है, ज्यादा आपको डेंस मिलता है। और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको जनसंख्या का वितरण जो होता है वो तुलनात्मक तौर पे कम मिलता है। जैसे अगर हम भारत के अंदर में बात करें, भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो अगर हम राजस्थान वाली साइड पे जाएंगे और हम थार की मरुभूमि की तरफ अगर हम निकलते हैं, तो वहां आप देखेंगे आपको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होगी वो कम होती जाएगी। क्योंकि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होगी वो कम होती है। इसी तरीके से अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर में जाते हैं तो वहां पे भी आपको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होगी वो रिलेटिवली आपको कम मिलने लगेगी।
ओके। और अगर आप मैदानी भागों की बात करोगे, अगर मैदानी भागों के अंदर में आप हो तो यहाँ पे आपको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बिहार के अंदर में, यूपी के अंदर में, वेस्ट बंगाल के अंदर में, यहाँ पे आपको डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो होगी वो रिलेटिवली ज्यादा मिल जाएगी। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि मानवीय क्रियाएं भी जो हैं वो किसी ना किसी नियमों पर आधारित होती है। ओके। कुछ नियमों पर आधारित होती हैं और उन नियमों के आधार पर ही उसके कई प्रकार के परिणाम जो होते हैं वो हमें मानवीय क्रियाओं के अंदर में देखने को मिलते हैं। तो इन सब चीजों का अध्ययन हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर में करते हैं। ओके। इन सब चीजों का अध्ययन हम एक ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर में करते हैं। भौतिक भूगोल के अंदर में हम जितने भी पृथ्वी की सतह पर होने वाले भौतिक परिवर्तन जो होते हैं, जो भौतिकी के नियमों पर भी आधारित होते हैं, जो फिजिकल लॉ पे भी आधारित होते हैं, या जो प्राकृतिक नियम जो होते हैं उन पर आधारित होते हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर में कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो आपको सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से आपको पढ़ने होते हैं, और जिसके अंदर में अगर हम पहला टॉपिक की बात करें तो उसमें जियोमॉर्फोलॉजी आ जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी। ओके। दूसरा टॉपिक की अगर हम बात करें, भू आकृति विज्ञान कहा जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है भू आकृति विज्ञान। और दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो उसके अंदर में क्लाइमेटोलॉजी आ जाता है, जिसको हम जलवायु विज्ञान के नाम से जानते हैं। और तीसरा हमारा टॉपिक आ जाता है ओशनोग्राफी, जिसको हम महासागरीय विज्ञान के नाम से जानते हैं। और चौथा टॉपिक जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है बायोज्योग्राफी, जिसको हम जैव भूगोल के नाम से जानते हैं। और पांचवा टॉपिक अगर हम देखें तो वो पर्यावरण भूगोल के नाम से आ जाता है, जिसको हम एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी जहां कहीं पे भी पढ़ाया जाता है, तो चाहे वो सामान्य अध्ययन की बात हो, चाहे वो वैकल्पिक विषय की बात हो, तो हमेशा जो पढ़ाने वाला व्यक्ति होगा वो हमेशा आपको 5 टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर में जरूर पढ़ाएगा। ठीक है? हमेशा 5 टॉपिक जो होंगे वो पढ़ाया जाएगा। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों, कि एक एक मिसकंसेप्शन है, अगर हम कहें तो एक प्रकार का मिथ है ज्योग्राफी को लेके, कि ज्योग्राफी जो स्टडी है वो ज्यादातर पेड़, पहाड़, झरने, नदियां, इन सब के बारे में अध्ययन माना जाता है। इन सब के बारे में ज्योग्राफी को लेके एक लोगों की परसेप्शन बनी हुई होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके। क्योंकि ज्योग्राफी अगर हम एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें या एक सही तरीके से ज्योग्राफी को समझने का प्रयास करें, तो ज्योग्राफी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी क्या है, पृथ्वी की सतह का अध्ययन। ओके। पृथ्वी की सतह का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। ओके। लेकिन ये जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस जो है हमारा, या पृथ्वी की जो सतह है हमारी, वो एक प्रकार से यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब आप समझ रहे हैं, एक जैसी नहीं है, समरूप नहीं है। अगर हम कहें तो समरूप नहीं है। कहीं पे आपको पहाड़ देखने को मिलते हैं। ओके। कहीं पे आपको पठार देखने को मिलते हैं, कहीं पे आपको मैदानी भाग देखने को मिलता है। ओके। कहीं पे आपको घाटियां देखने को मिलती हैं। ओके। कहीं पे आपको मरुस्थल देखने को मिलते हैं, मरुस्थल आपको देखने को मिलते हैं। ओके। कहीं पे आपको बहुत घने वन जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। कहीं पे आपको मानव बस्तियां आपको देखने को मिलती हैं। तो पृथ्वी की सतह जो है वो समरूप नहीं है, कि अगर आप देखें कि हर जगह आपको एक जैसी विशेषताएं आपको मिल जाएंगी, तो पृथ्वी की सतह पे आपको वो समरूपता जो होती है वो आपको देखने को नहीं मिलती। तो इसलिए भूगोल के अंदर में हम क्या कहते हैं कि पृथ्वी की सतह जो है वो समरूप नहीं है, और पृथ्वी की जो सतह है उसमें क्षेत्रीय क्षेत्रीय विभिन्नताएं जो होती हैं, विभिन्नताएं जो होती हैं वो आपको विभिन्नताएं जो है वो आपको देखने को पाई जाती है। विभिन्नताएं मतलब जिसको डिफरेंशिएशन कहा जाता है, वो आपको देखने को मिलता है। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलता है, जिसको हम जनरली एरियल डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। एरियल डिफरेंशिएशन के नाम से जनरली हम इसको जानते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर आपको कई प्रकार का परिवर्तन जो होते हैं, या कई प्रकार की विभिन्नताएं जो होती हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। ओके। और इन सभी विभिन्नताओं को एक सिंगल नाम दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रीय विभिन्नताएं। ओके। तो भूगोल जो है इन्हीं क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन भी करता है, या आप ये कह सकते हैं कि भूगोल का जो मूल विषय है वो यही है कि ये क्षेत्रीय विभिन्नताएं क्यों हैं, कैसे हैं, इनके पीछे कारण क्या है। ओके। क्यों है, कैसे हैं, क्या है, ये क्षेत्रीय विभिन्नताएं क्या है। ओके। इनके पीछे कारण क्या है, कि ऐसा क्यों है कि किसी एक जगह पे आपको पर्वत मिल जाते हैं, किसी दूसरी जगह पे आपको वो पर्वत नहीं मिलते।
तो उनके पीछे रीजंस क्या है। तो इन सब क्षेत्रीय विभिन्नताओं को समझने का प्रयास जो है वो भूगोल करता है। अब ये जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं उनके दो प्रकार से आप देख सकते हैं। एक तो प्राकृतिक आपको परिवर्तन देखने को मिलते हैं, प्राकृतिक तौर पर आपको देखने को मिलते हैं। ओके, कहीं पे आपको स्थलीय परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं और कहीं पे आपको जलवायु के दृष्टिकोण से आपको परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो कुछ तो परिवर्तन ऐसे हैं जो आपको प्राकृतिक तौर पर देखने को मिलते हैं, कुछ तो विभिन्नताएं ऐसी हैं जो आपको प्राकृतिक तौर पर देखने को मिलती हैं और कुछ विभिन्नताएं ऐसी हैं जो मानवीय क्रियाओं के कारण है। तो जब हम प्राकृतिक विभिन्नताओं का अध्ययन कर रहे होते हैं तब हम किसमें चले जाएंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में चले जाएंगे। और जब हम मानवीय विभिन्नताओं का अध्ययन कर रहे होंगे तब हम ह्यूमन ज्योग्राफी जो होगा उसके अंदर में चीजों के बारे में स्टडी करेंगे या उसके अंदर में चीजों के बारे में देखेंगे। ये पॉइंट क्लियर है सब लोगों को? ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? कोई है ऐसा क्लास के अंदर में जिसको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ? अगर किसी का कोई डाउट है तो माइक ऑन करके मुझसे अपने डाउट को पूछ सकता है, अगर किसी का कोई डाउट है तो। मनोज, राहुल, विपिन, अगर कोई डाउट है तो आप अपने माइक को ऑन करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो अपने माइक को ऑन करके अपने डाउट को पूछ सकता है। ओके, और अगर डाउट नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं फिर। ओके, अगर ये पॉइंट आपका भूगोल का मतलब या अगर आपको भूगोल क्या है इसका मतलब अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो हम लोग आगे चलते हैं। तो भूगोल की जैसे मैंने आपसे कहा कि भूगोल क्या है कि पृथ्वी की सतह का अध्ययन है। तो हमें सबसे पहले तो हमें पृथ्वी के जो प्रकृति है, पृथ्वी की क्या प्रकृति है, पृथ्वी का क्या नेचर है, नेचर ऑफ द अर्थ जो है उसको हमें समझना पड़ेगा। नेचर ऑफ द अर्थ, अर्थ का क्या नेचर है या पृथ्वी की प्रकृति किस तरीके की है। ओके, अब अगर हम देखें पृथ्वी की प्रकृति को समझने के लिए सबसे पहले हमें पृथ्वी की आकृति के बारे में पता होना चाहिए। आकृति के बारे में पता होना चाहिए। ओके, और जब हम पृथ्वी की आकृति को समझ लेते हैं तो पृथ्वी के विभिन्न मंडल जो हैं उनको हमारे लिए समझना जरूरी है। ओके, पहले पृथ्वी की आकृति कैसी है और पृथ्वी के जो विभिन्न मंडल हैं उनको समझना हमारे लिए जरूरी है। अब पृथ्वी की आकृति की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि पृथ्वी की आकृति क्या है, गोलाभ के तरीके से है। गोलाभ जो है उसके तरीके से है, या हम कई बार इसको बोलते हैं आलंब गोलाभ। आलंब गोलाभ जिसको कहा जाता है उसके तौर पर हम पृथ्वी की आकृति का नाम रखते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड। ऑब्लेट स्फेरॉइड, ऑब्लेट स्फेरॉइड कहा जाता है। और इसको ऑब्लेट स्फेरॉइड क्यों कहा जाता है, कारण क्या होता है इसको ऑब्लेट स्फेरॉइड कहने का? क्योंकि पृथ्वी जो है हमारी पूरी तरीके से गोल नहीं है। ओके, अगर हम पृथ्वी की आकृति की अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी जो है अपने ध्रुवों की तरफ से चपटी है। अगर हम ध्रुवों की तरफ से जाते हैं तो चपटी मिलती है और अपने मध्य वाले भाग से इसमें उभार देखने को मिलते हैं। उभार, इसमें उभार देखने को मिलते हैं। और अगर हम इधर वाले भाग की बात करते हैं तो यहाँ पे उसको चपटापन जो होता है पृथ्वी का देखने को मिलता है। तो जिसकी वजह से पृथ्वी को हम पूरी तरीके से एक गोले के तौर पर नहीं लेते हैं। क्योंकि अगर गोला होता तो हर बिंदु की दूरी जो होती पृथ्वी की सतह से, हर बिंदु केंद्र से जो पृथ्वी की सतह पर हर प्रत्येक बिंदु की दूरी जो होती केंद्र से बराबर होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। ओके, अलग अलग स्थानों की पृथ्वी के केंद्र से दूरी जो होती है, पृथ्वी की सतह से जो दूरी है वो अलग अलग देखने को आपको देखने को मिलती है। यानी कि केंद्र से पृथ्वी की सतह पर अलग अलग बिंदुओं की दूरी जो है वो आपको अलग अलग देखने को मिलती है। और अगर हम स्पष्ट तौर पे देखने का प्रयास करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि पृथ्वी जो है अपने ऊपरी यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों से चपटी है, ध्रुवीय भाग जो है वहां से चपटी है। और अगर हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी अपने मध्य के भाग से, मध्य वाला जो भाग है वहां से उभार जो होते हैं पृथ्वी के वो आपको देखने को मिलते हैं। ओके, इसलिए पृथ्वी की आकृति को लेके एक शब्द है जिसको हम यूज करते हैं और उस शब्द को कहा जाता है आलंब गोलाभ। ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? ये पॉइंट क्लियर हुआ सब लोगों को? आलंब गोलाभ या ऑब्लेट स्फेरॉइड के नाम से जानते हैं। कई बार इसको जुओइड भी कह देते हैं, कई बार लोग इसको परिभाषित करने के लिए जुओइड वर्ड जो होता है वो भी यूज कर लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जुओइड वर्ड ना यूज करके ऑब्लेट स्फेरॉइड जो है वो ज्यादा सही पड़ रहेगा। अब पृथ्वी की प्रकृति को समझने के लिए यह भी आवश्यक है कि पृथ्वी के मंडलों को हम समझें, कि जिस चीज के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसकी प्रकृति को भी समझें। प्रकृति को समझने के लिए उसकी आकृति को देखें और उसकी उसकी मंडल जो है उसके अंदर में किन किन आयामों को हमें पृथ्वी के अंदर में लेना पड़ता है
या पृथ्वी के अध्ययन के अंदर में हमें उसको समावेशित करना पड़ता है, उन सभी को हम मंडल के नाम से जानते हैं। अब पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के हम 4 मंडलों की बात करते हैं। ओके, पृथ्वी के हम 4 मंडल की बात करते हैं। ओके, पहला मंडल हम जिसको हम कहते हैं जियोस्फीयर, पहला मंडल हम कहते हैं जियोस्फीयर। ओके, दूसरा मंडल जो है जियो भूमंडल जिसको हम कह सकते हैं, और इसका हिंदी होगी भूमंडल। ओके, और दूसरा दूसरा जो हम स्फीयर वर्ड हम यूज करते हैं या मंडल वर्ड जो हम यूज करते हैं वो कहलाता है वायुमंडल। और तीसरा जो हम मंडल यूज करते हैं, तीसरा जो हम मंडल जिस वर्ड को यूज करते हैं, और वो है हमारा जिसका नाम है जलमंडल। और जो चौथा हम मंडल यूज करते हैं उसका नाम है, चौथा जो मंडल है उसका नाम है हमारा, जिसको हम कहते हैं जैव मंडल। इंग्लिश में अगर हम लिखना चाहें तो वायुमंडल को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जलमंडल को, जलमंडल के लिए हम वर्ड जो यूज करते हैं उसका नाम है हाइड्रोस्फीयर। और जैव मंडल जो है उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं उसका नाम है बायोस्फीयर। ओके, अब मेरी ख्याल से आप लोगों को इन सब चीजों के मतलब आपको पता होंगे कि भूमंडल का मतलब क्या होता है। भूमंडल का मतलब होता है पृथ्वी का जो ठोस भाग है, पृथ्वी का जो ठोस भाग है। ओके, और अगर हम इस ठोस भाग की अगर हम बात करें तो इस ठोस भाग के अंदर में आपको एक चीज देखने को मिलती है। अगर हम इसको हम एक रेक्टेंगल के तौर पे लें तो पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसके अंदर में आपको आपको जो ऊपरी वाला भाग है, इसका बिल्कुल ऊपर का जो भाग है, ओके, इसका नाम अलग है। और इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं और जिसको हम कहते हैं, ओके, इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं उसको कहते हैं लिथोस्फेयर, या जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्थल मंडल, स्थल मंडल। इसके बाद अगर हम देखें तो पृथ्वी के अंदर में, इसके बाद अगर हम देखें तो इसके नीचे एक और मंडल हम लेके चलते हैं, ठोस भाग के अंदर ही हम एक और मंडल लेके चलते हैं, और जिस मंडल को हम कहते हैं, इसके लिए एक और मंडल हम यूज करते हैं, और इस मंडल को कहा जाता है दुर्बल मंडल, दुर्बल, दुर्बल मंडल। ओके, या जिसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। इसके ठीक नीचे चलते हैं तो हमारा एक और मंडल हम लेके चलते हैं, और उस मंडल का नाम होता है, उस मंडल का अगर हम नाम रखें तो उस मंडल का नाम होता है हमारा, ओके, इस मंडल को हम कहते हैं मध्य मंडल, या इसको हम बोलते हैं मीजोस्फेयर। ध्यान रखना, ये मीजोस्फेयर जो वर्ड होता है वो एटमॉस्फेयर के अंदर में भी यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे भी मीजोस्फेयर यूज किया जाता है। पृथ्वी के अंदर में भी एक मंडल को हम मीजोस्फेयर के नाम से जानते हैं, और जब हम वायुमंडल को पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर में भी एक स्फेयर को हम मीजोस्फेयर के नाम से जानते हैं, मध्यमंडल के नाम से जानते हैं। और बिल्कुल केंद्र की अगर हम चले जाते हैं, बिल्कुल सेंटर, अगर बिल्कुल ही गहराई में चले जाते हैं तो अंदर का जो स्फेयर होता है उसके लिए हम यूज करते हैं बैरीस्फेयर। उसके लिए जो वर्ड है उसका नाम है बैरीस्फेयर। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि स्थल मंडल के ठीक ऊपर का जो एरिया है बहुत कम मोटाई का होता है, बहुत जरा सी मोटाई का होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो एरिया कहलाता है स्थल मंडल के ठीक ऊपर का जो एरिया होता है, इसको हम सारा का सारा मृदा के नाम से जानते हैं, और इसको कई बार हम मृदा मंडल के नाम से भी जानते हैं। और इसी मृदा मंडल के अंदर में सभी प्रकार के जीवों का विकास होता है, या इसी मृदा मंडल के कारण ही जीव मंडल जो है या जैव मंडल जो है उसका विकास संभव है। ओके, तो पृथ्वी का ये ठोस भाग कहलाता है। दूसरा अगर हम देखें पृथ्वी के ठोस भाग का अध्ययन करने के लिए हम एक और तरीका भी ले लेते हैं, एक और तरीका भी हम ले लेते हैं कि उसका डिवीजन करने के लिए, कि हम ये ले लेते हैं कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है उसको भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है, और उसका जो अंदर का भाग है उसको प्रवार के नाम से जाना जाता है, और बिल्कुल केंद्र का जो भाग है उसको क्रोड के नाम से जाना जाता है। आप मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि ऊपरी का जो भाग है उसको क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, अंदर का जो मिडिल का जो भाग है, जो मिडिल का जो भाग है उसको हम कई बार, ये क्रस्ट हो गया, जो मिडिल का जो हमारा भाग है उसको मेंटल के नाम से जानते हैं, और अंदर का जो भाग है उसको कोर के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, ये मैंने ऐसी फिगर आपके सामने बिल्कुल रफ फिगर बनाई है, तो आप इस इन फिगरों के आधार पे मूल्यांकन मत करने बैठ जाइएगा कि सर आपने क्रस्ट तो बहुत मोटी बना दी और आपने प्रवार तो जरा सा दिखा दिया।
तो जिनको कमियां निकालनी है वो कमियां ही निकालने का काम करते हैं, लेकिन जो समझने के लिए आए हैं या जो पढ़ने के लिए आए हैं, मेरे ख्याल से उनको ये कॉन्सेप्ट जो होगा इतनी इतनी बातों से क्लियर हो गया होगा। तो एटमॉस्फेयर जो होता है, अगर हम दूसरे मंडल की बात करें तो पृथ्वी का एक दूसरा मंडल भी होता है जिसको हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। ओके, जिसको जनरली हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। वायुमंडल का मतलब पृथ्वी का गैसीय गैसीय जो भाग है। ओके, या आप ये कह सकते हैं गैसीय आवरण जो है, पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय आवरण है और इस गैसीय आवरण को हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। और आप जानते ही होंगे इसके अंदर में तो जो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैसेज है वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन के बाद आर्गन आती है, फिर आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड आती है, फिर वाटर वेपर्स आते हैं। ये कई प्रकार की गैसेज जो होती हैं वो पृथ्वी के जो ठोस भाग है उसको उसके चारों ओर एक आवरण की तरीके से होती है। और आप जानते हैं कि जितनी भी हमारी जलवायु संबंधी चीजें होती हैं, जितनी भी हमारी जलवायु संबंधी चीजें हैं या जितनी भी हमारे हमारी मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं, वो सारी की सारी आपके इसी वायुमंडल की वजह से होती है। ओके, और हम आप ये कह सकते हैं कि इसी वायुमंडल में उपस्थित गैसेस जो होती हैं, उन्हीं के कारण पृथ्वी पर एक जैव मंडल का विकास होता है, या जैव मंडल का होना पृथ्वी पर इसी वायुमंडल की वजह से आपको देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है, वायुमंडल और साथ साथ में अगर हम मृदा मंडल की बात करें तो ये दोनों मिलाकर ही जैव मंडल के विकास को संभव कर पाते हैं। ओके, तीसरा जो, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है आपके जैव मंडल के लिए, क्योंकि पृथ्वी पे अगर जल नहीं होगा तो भी जैव मंडल के विकास के अंदर में बाधाएं उत्पन्न होंगी या जैव मंडल का विकास जो होगा वो संभव नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से पृथ्वी के ऊपर जितना भी हमारा तरल पदार्थ है, यानी कि तरल का मतलब, तरल यहाँ पे हम जलीय पदार्थ, जल की बात कर रहे हैं, तो जो जितना भी तरल जलीय पदार्थ है या तरल जलीय क्षेत्र है, ओके, उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं उसको हम जल मंडल के नाम से जानते हैं। ओके, तो और ये जल आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? नदियों के अंदर में मिलेगा आपको, ये जल आपको महासागरों के अंदर में मिलेगा। ओके, ये जल आपको समुद्रों के अंदर में मिलेगा, ये जल आपको मृदा के अंदर में मिलेगा। ओके, ये जल आपको वायुमंडल के अंदर में मिलेगा। तो हर जगह अगर आप देखोगे तो आपको जल की उपस्थिति जो होगी पृथ्वी के चारों ओर आपको देखने को मिलती है, और पृथ्वी की सतह पर भी और पृथ्वी के अंदर भी आपको जल की उपस्थिति आपको देखने को मिलती है। ये सारा का सारा भाग जहाँ पे तरल अवस्था के अंदर में आपको जल मिलता है, उसको हम जल मंडल के नाम से जानते हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर में हम लोग एक और मंडल की बात करने लगे हैं बच्चों, एक और मंडल की हम बात करते हैं, और उस मंडल का नाम है हम क्रायोस्फेयर। ओके, क्रायोस्फेयर। हालांकि अगर हम देखें तो वो जलमंडल का ही भाग हो जाता है, लेकिन फिर भी हम आजकल उसको सॉलिड, क्योंकि क्रायोस्फेयर एक ऐसा क्षेत्र है जो सॉलिड आइस की फॉर्म में है, यानी कि यहाँ पे जो जलीय पदार्थ जल जो है वो ठोस अवस्था के अंदर पे है। और ये सारा का सारा आपको क्रायोस्फेयर, क्रायोस्फेयर का मतलब क्या होता है कि ऐसा पृथ्वी का ऐसा मंडल या पृथ्वी का ऐसा मंडलीय क्षेत्र जहाँ पे जल आपको ठोस अवस्था के अंदर में मिलता है। और वो आपको कहाँ मिलता है? पहाड़ों की चोटियों पे आपको मिलता है, जहाँ पे बर्फ जमी हुई होती है, या आपको ध्रुवों पे आपको ये चीजें देखने को मिलती है, या हमारी पृथ्वी पे जो परमाफ्रॉस्ट रीजन्स हैं, जैसे साइबेरिया, साइबेरिया के नॉर्थ के जितने भी रीजन्स हैं आपके, जो परमाफ्रॉस्ट रीजन्स हैं, वहां पे भी आपको जो जल होता है वो एक ठोस अवस्था के अंदर में आपको देखने को मिल जाता है। इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर हम क्रायोस्फेयर जो वर्ड होता है उसका प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो पृथ्वी के कितने मंडल हो गए बच्चों? अगर हम पृथ्वी के मंडलों के अध्ययन की बात करें तो पृथ्वी के कितने मंडल हो गए? मैं जिससे कहूंगा वो अपने माइक को ऑन करेगा। विपिन साहू, अपने माइक को ऑन करो और मुझे बताओ। बेटा आवाज बिल्कुल बिल्कुल आवाज साफ नहीं आ रही, बिल्कुल साफ नहीं आ रही है। विपिन अपना माइक बंद कर दो बेटा, आपकी आपकी आवाज में आप डेटा खत्म हो गया आपका डेटा खत्म हो गया विपिन। विपिन अपना माइक बंद कर दो बेटा, आपका डेटा खत्म हो गया। ओके, मनोज आप बोलना चाहेंगे? मनोज या राहुल, आप में से कोई बोलना चाहेगा? मनोज आप बोलना चाहेंगे? जिसके पास डेटा हो केवल वही बताए। जी, भूमंडल है, वायुमंडल है, जलमंडल है और जैव मंडल है। हाँ, तो भूमंडल का मतलब क्या होता है बेटा? भूमंडल से मतलब क्या है यहाँ पे? भूमंडल का थोड़ा मतलब सा माइक को है ना अपने थोड़ा सा अपने मुंह से थोड़ा सा दूर रखो, नहीं तो काफी डिस्टरबेंस आएगा। हाँ बोलो बेटा।
भूमंडल का मतलब है कि जो भूमि से रिलेटेड है, जो जमीन के अंदर से जो जमीन का जो ऊपरी परत है उससे रिलेटेड जो भी है बस उसके बारे में ध्यान जो है रखना, भूमंडल। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना, इसको जी समझने के लिए, पृथ्वी का जो ठोस भाग है, जी, पृथ्वी का जो ऊपरी परत जो ठोस भाग है उससे रिलेटेड उससे उससे को हम रिलेटेड जो होता है, बल्कि आप ये कह लो कि पृथ्वी का जो पूरा ठोस भाग होता है उसी को हम जी भूमंडल के नाम से जानते हैं। भूमंडल अब का है। जी भूमंडल का भाग, उसको भूमंडल कहा जाता है। ठीक है, जी जियोस्फेयर। ओके। जी, दूसरा कौन सा मंडल है हमारा? वायुमंडल। वायुमंडल हाँ, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये कैसा है? पृथ्वी। एटमॉस्फेयर के नाम से हाँ, जानते तो हैं। भूमंडल के ये जो चारों है, ओर। हाँ, बोलो 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 बेटा। जी हाँ भूमंडल के चारों ओर जो है सर, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये सब जो है पाया जाता है, हाइड्रोजन, हाँ, गैसों का जो जो आवरण है, वायु गैसों का जो गैसों का जो आवरण। मिश्रण है या आवरण है, हाँ जो हाँ, पृथ्वी के चारों ओर पाया जाता है, उसको हम जिसे क्या हम कहते हैं? वायुमंडल के नाम से, बिल्कुल वायुमंडल सही के नाम कहा। से जानते हैं। और तीसरा कौन सा है? ठीक उसी प्रकार सर जलमंडल है, जो हमारे नदी, तालाब, पोखर या समुद्र इस ये सब में पाया जाता है, या पृथ्वी के अंदर, भूगर्भ के अंदर जो है पाया जाता है, हाँ, और जिसे हम जो जलमंडल। मृदा जो होती है उसके अंदर भी जो नमी होती है, जी वो जी, सारा का मृदा के सारा। अंदर नमी। हाँ, ये सारा का जी सारा जी, किसमें पाया जाता है? ये जलमंडल का भाग हो जाता है। ठीक है। जलमंडल में जो है, और उसके बाद सर जैव मंडल है, जो जीवित प्राणी जैसे कि जो है पेड़ पौधा हम्म या कोई जीव हो गया, हम्म वो सब वो सब जो है जैव मंडल के रूप में जो है पाए जाते हैं। जैव मंडल के रूप में पाया जाता है। और जैव मंडल आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ पे भूमंडल का ज- अंश भी होगा, जहाँ पे वायुमंडल का जहाँ अंश भी, और जहाँ पे जैसे जलमंडल का अंश भी। भूभाग का, जी जी, तीनों का जहाँ पर अंश होगा वहीं पे हमें जैव मंडल का जो है निर्माण, जैव मंडल जैव पाया मंडल, जाएगा क्योंकि सर। जैव मंडल के विकास के लिए तीनों की आवश्यकता होती है। अगर ठोस भाग जी नहीं होगा तो मृदा नहीं मिल पाएगी। ओके, जी वायुमंडल नहीं होगा तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इस प्रकार की गैसेस नहीं मिल पाएंगी। और जल जी नहीं होगा तो नमी की उपस्थिति नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए जैव, जी किसी भी जीवित या जैव के विकास के लिए इन तीनों की आवश्यकता होती है। ओके। जी इसलिए अगर आप देखोगे कि समुद्र की का गहराई में अगर हम पहुंच जाते हैं, अगर समुद्र की काफी गहराई के अंदर में हम चले जाते हैं, तो वहां पे भी आपको जैव मंडल नहीं मिल पाता। आप ये कह सकते हो जैव विविधता ना के बराबर हो जाती है। कारण क्या होता है? उस जगह के अंदर में जी, क्या होता है कि एक तो वायुमंडल का प्रभाव समाप्त हो चुका होता है या कम होता है। वहाँ पर हाँ, वायुमंडल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, वहाँ पे जो समाप्त। है सर। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, वहां पे वायुमंडल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो इस जी वजह से अगर आप देखते हो कि वहां की गहराई में जाते जाते अगर आप देखते हैं तो आपको जो जैव विविधता जो होती है वो बहुत कम हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है। जी, ठीक है। तो ओके किसी भी सर। जगह पे विकास होने के लिए, किसी भी जगह पे जीवों के विकास होने के लिए तीनों प्रकार के अंश जो होते हैं उनकी तीनों मंडलों की आवश्यकता होती है। और तभी वहां पे जैव विविधता जो होती है वो काफी अच्छी पाई जाती है। ओके। और चौथा मैंने आपको पांचवा और बताया, पांचवे का नाम क्या है, जिसको आज आजकल हम क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में यूज करने लगे हैं जिस वर्ड को, और उस वर्ड का नाम क्या है? उस वर्ड का नाम क्या है राहुल? क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फेयर। क्रायोस्फेयर का मतलब क्या है? क्रायोस्फीयर का मतलब सर थोड़ा सा माइंड में नहीं आ रहा है। जैसे कि कुछ बता दीजिए सर। बेटा, क्रायो का मतलब होता है जो बहुत ठंडा हो। ओके। क्रायो का जी मतलब होता है जो बहुत ठंडा हो। तो पृथ्वी जी के मंडल का वो भाग जहां पे तापमान काफी कम है, और जी, जहां पर जो जल है वो किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। वो बर्फ के रूप में जो बर्फ के ठोस रूप में अवस्था है, में, जी जी, अब या जहाँ समझ में पे आ गया जल जी। जो है वो काफी ठोस अवस्था में है। ओके। ठोस अवस्था में। तो ऐसी जगहों पे अगर हम देखें, तो ऐसी जो जितनी भी जगह है हमारी, वहां पे अगर हम देखें तो वहां पे आपको आपको इस प्रकार का जो आपको मंडल जो होता है वो आपको देखने को मिलता है। जहां, और ये आपको कहाँ मिलेगा? जो पहाड़ हैं उनकी चोटियों पे आपको देखने को मिलेगा। जी, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो। ध्रुवों ध्रुवों नहीं, ऑक्सीजन की कोई जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन की कमी हो। अब ध्रुवों पे भी तो आपको देखने को मिलता है, वहां पे कौन सी ऑक्सीजन की कमी है? हो सकता ठीक है। और अगर जी आप साइबेरिया के नॉर्थ में अगर आप चलते हैं तो वहां पे भी आपको एक परमाफ्रॉस्ट रीजन जो होता है। परमाफ्रॉस्ट रीजन वो होता है कि जहाँ पे ऊपर की सतह जो होती है वो तो मृदा के फॉर्म में होती है, मृदा बनी हुई होती है, लेकिन नीचे की तरफ पूरी की पूरी बर्फ जमी हुई होती है। तो उसको हम परमाफ्रॉस्ट रीजन जो होते हैं ना, वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि काफी ठंडे क्षेत्र होते हैं, और जहाँ पे पृथ्वी की सतह के नीचे ही कई सारी बर्फ की लेयर होती है।
ओके, तो वो भी एक ऐसा रीजन है कि जहां पर अगर हम देखें तो जहां पे आपको जो जल होता है वो ठोस अवस्था के अंदर में पाया जाता है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? क्रायोस्फीयर कहलाते हैं। ओके, जी सर। अगर हम देखना चाहें तो सिंपल मीनिंग तो ये भी हो जाता है कि भाई जो क्रायोस्फीयर है उसके अंदर में भी जल का अंश है, तो हम इसको जलमंडल का भाग भी मान सकते हैं। ठीक है, जी हम उसको जलमंडल का भाग भी मान सकते हैं, लेकिन आजकल जलवायु परिवर्तन के जब हम पढ़ रहे होते हैं, जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से जब कई चीजों को देख रहे होते हैं, तो आजकल एक अलग से प्रश्न उठ के आ जाता है क्रायोस्फीयर को लेकर। जैसे अभी दो एक डेढ़ 2 साल पहले, 2 साल की बात है, 2 या 3 साल पहले आयोग ने एक प्रश्न भी पूछा था कि क्रायोस्फीयर का क्या रोल है जलवायु के निर्धारण के अंदर में। ओके, जलवायु परिवर्तन या जलवायु निर्धारण के अंदर में जो क्रायोस्फीयर है या शीत मंडल जो है, क्रायोस्फीयर को हम शीत मंडल भी कह सकते हैं, तो ये शीत मंडल है, इसका क्या भूमिका है? तो ये प्रश्न भी उन्होंने पूछ लिया था। सिंपल सी बात है कि अगर जलवायु परिवर्तन होगा और अगर तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, ये सारी की सारी बर्फ पिघलने लगेगी, पिघलना और जब ये शुरू हो बर्फ पिघल जाएगी तो ये जल कहाँ जाएगा? ये जल सारा जलमंडल। समुद्र के अंदर में आएगा, जी। और जल जब समुद्र के अंदर में आएगा तो क्या होगा कि समुद्र का स्तर जो होगा वो काफी बढ़ने बढ़ना लगेगा, शुरू हो जाएगा, और और समुद्र के जिससे स्तर के बाढ़ का बढ़ने की वजह खतरा, से क्या होगा, समुद्र बाढ़ की का लवण खतरा। हाँ, समुद्र की जो लवणता है या जो उसकी सैलिनिटी है उसके अंदर जी। में परिवर्तन आ जाएंगे। जी। सैलिनिटी के अंदर में और समुद्र का जो तापमान होगा उसके अंदर में परिवर्तन आ जाएंगे। ओके, जी। और जब इन सैलिन लवणता और तापमान के अंदर में परिवर्तन आएंगे तो समुद्र के अंदर में, समुद्र में उत्पन्न होने वाली जो महासागरीय धाराएं होती हैं उनमें परिवर्तन आएंगे। महासागरीय धाराओं के अंदर में अगर परिवर्तन आएंगे तो जाहिर सी बात है, महासागरीय धाराएं कई प्रकार की जल कई कई स्थानों के मौसम या जलवायु का निर्धारण करती हैं, उनके अंदर में परिवर्तन आ जाएंगे। समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, तो समुद्र के स्तर बढ़ने से क्या होगा कि वहां के जो तटीय क्षेत्र होंगे वो जलमग्न होने की संभावनाएं जो होंगी उनकी बढ़ जाएंगी। ओके, और जिससे जी। जैव विविधता, और जब अगर तापमान में परिवर्तन आएगा तो समुद्र के अंदर की जो जैव विविधता होती है उसके अंदर में भी परिवर्तन आ जाएगा, या वो जैव विविधता जो होगी वो कम हो जाएगी। जैसे आप जानते हैं कि जो स्थलीय प्राणी होते हैं, जो स्थलीय क्षेत्र में रहने वाले प्राणी होते हैं, उनकी जो संवेदनशीलता जो होती है वो काफी बड़ी रेंज के अंदर में होती है। ओके, यानी कि उनकी सहनशीलता, संवेदनशीलता मैंने वर्ड गलत यूज कर लिया, जी। उनकी जो सहनशीलता जो होती है, जो स्थलीय क्षेत्र में रहते हैं उनकी सहनशीलता जो होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि जी। उनमें एक सबसे बड़ा गुण ये होता है कि उनमें मोबिलिटी की टेंडेंसीज होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज हो सकते हैं। ओके, जी। ठीक है, जैसे छिपकली हो गई, अगर ठंडा हो जाएगा, ठंडा अगर हो जाता है तो छिपकली क्या चली जाती है, हाइबरनेशन के अंदर में चली जाती है। आपको पता होगा ना, चीज के बारे में आपने पढ़ा होगा। जी। जैसे जैसे ठंडा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, ये सब जो छिपकली और ये सब चीजें होती है वो निकलना बंद कर देती है। ओके, जी। अब फिर दोबारा से जब गर्मी बढ़ेगी तो ये आपको दिखने लगेंगी। जी। ठीक है, तो जी। इसी तरीके से अगर हम बात करें, और जो जलीय प्राणी होते हैं, जो जैसे हम अपनी भी बात करें तो अगर आप देखें तो सर्दियों के मौसम के अंदर में तापमान काफी घट जाता है, और जिसकी गर्मियों के वजह से हम मौसम के लोग अंदर में बहुत कम तापमान जो होता निकलते है, हैं। हाँ, गर्मियों के मौसम के अंदर में तापमान जो होता है वो काफी बढ़ जाता है। तो जी। इसका मतलब हम एक लो टेम्परेचर पे भी, क्योंकि स्थलीय प्राणी है ना हम लोग, मानव क्या स्थलीय प्राणी है, जल के अंदर में तो रहता नहीं है मानव, स्थलीय जी। प्राणी है। तो स्थलीय प्राणी होने के कारण क्या है, स्थलीय प्राणी होने के कारण क्या है कि मानव जो है वो स्थलीय प्राणी होने के कारण उसकी जो सहनशीलताओं की क्षमताएं हैं वो रिलेटिवली ज्यादा है, और वो एक लंबी रेंज के अंदर में भी सरवाइव कर सकता है। ओके, आप देखें ना, जी। मानव जो होता है मैदानी भाग के अंदर में भी जीवित है, मानव जो है वो पठारी भाग के अंदर में भी जीवित है, मानव जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर में भी जीवित होता है। तो मानव की सहनशीलता जो होती है वो रिलेटिवली ज्यादा होती है। ओके, लेकिन अगर हम देखें जो हमारे जल के अंदर में या जलीय जीव जो होते हैं उनकी सहनशीलता जो होती है वो बहुत कम रेंज की होती है। जैसे अगर घर के अंदर में अगर आप कोई एक्वेरियम लेके आते हैं, एक्वेरियम जानते हैं आप, एक्वेरियम जो घड़ा। होता है ना, घड़ा। फिश पॉन्ड अगर आप लेके आए, फिश बाउल जो होता है अगर आप लेके आए घर के जी। अंदर जी। में, जी। जी। तो जी। अगर आप देखेंगे अगर पानी का तापमान में थोड़ा बहुत भी अगर परिवर्तन आ जाता है तो आप देखो जो मछलियां मछली। होती है ना वो मरने लगती है, जी। मर जाती है। ओके, जी। मान लीजिए आपने एकदम से बहुत ठंडा पानी उसके अंदर में डाल दिया तो मछली मर जाएगी, एकदम से आपने गर्म पानी डाल दिया तो मछली मर जाएगी। ओके, क्योंकि होता क्या जी। है ना कि इनकी सहनशीलता जो होती है वो कम होती है। तो इसी प्रकार से जब
जलमंडल का तापमान में परिवर्तन आएंगे, खास तौर से हमारे महासागरों के तापमान के अंदर में परिवर्तन आएंगे, तो उसके अंदर में उपस्थित जैव विविधता जो होगी वो भी समाप्त होने लगेगी। तो ये एक तरीके का आप कह सकते हो कि क्रायोस्फीयर का एक प्रभाव। तो ये क्वेश्चन आया था आपका 2 साल पहले, एक क्वेश्चन ये आयोग ने, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, और उसमें जो मैंने आपको बताया है यही आपको उत्तर के तौर पे आपको चीजों को लिखना होता है। जी। तो भूगोल के अंदर में, अब भूगोल का मतलब क्या हुआ राहुल? भूगोल का मतलब क्या हुआ? भूगोल का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी की सतह का वैज्ञानिक अध्ययन, या अध्ययन बोले या वैज्ञानिक अध्ययन बोले। ओके। जी। और वैज्ञानिक अध्ययन क्या होता है कि जिसमें ऑब्जर्वेशन होती है, हम चीजों को ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ओके, देखने के उसके बाद बारे में आंकड़ों जानते हैं या उसको। जानने का प्रयास करते हैं, उसके पीछे जी। चलने वाले जो प्राकृतिक नियम है, या जी। उन घटनाओं को घटित करने वाले जो प्राकृतिक नियम होते हैं उनको पहचानने का जान। प्रयास करते हैं। ओके। जी। और उनके आधार पर एक पूर्व कथन करने की स्थिति के अंदर या में आ उस जाते हैं। या पूर्व उसका हम कथन, सर्वेक्षण करते सर्वेक्षण भी हैं। कर लेते हैं, और उनका एक पूर्व जी। कथन करने की स्थिति के अंदर में हम आते हैं। अब मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की सतह पे कई प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। ओके। और कई प्रकार जी। की विभिन्नताएं जो होती हैं पृथ्वी की सतह पे आपको देखने को मिलती हैं। ओके। और इन सभी विभिन्नताओं का अध्ययन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय विभिन्नताएं। तो भूगोल क्या हो सकता है? भूगोल हम क्या बोले? हम भूगोल को हम ये भी कह सकते हैं कि भूगोल एक क्षेत्र, पृथ्वी की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन है। ये भी हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? जी। अब ये जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं उनको हम दो रूप में देख सकते हैं। एक तो प्राकृतिक विभिन्नताएं आपको देखने को मिलती हैं, और एक मानवीय विभिन्नताएं, मानव के द्वारा होने वाली विभिन्नताएं जो होती हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। जब हम प्राकृतिक विभिन्नताओं का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं तब हम आ जाते हैं भौतिक भूगोल में, और जब हम मानवीय विभिन्नताओं का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं तब हम किसमें आ जाते हैं? हम कहाँ पे आ जाते हैं? तब हम मानव द्वारा तैयार किया हुआ। मानव भूगोल जो होता है उसके अंदर में जी। एंटर कर जाते हैं। जी। आई बात समझ में? तो जी। मैंने आपको बताया पृथ्वी की आकृति के बारे में, मैंने अभी आपको समझाया, और पृथ्वी के जो विभिन्न मंडल हैं उनके बारे में मैंने आपको समझाने का प्रयास करा है। ओके। अब जी। चलिए, अब हम लोग देखते हैं जो हम लोगों ने कल की क्लास के अंदर में और लोगों के साथ हम लोगों ने डिस्कस करा था, उसको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके। ओके। अब आप लोगों को दिख रहा है इस चीज के बारे में? नहीं दिख रहा ना? चलिए, अब दिख रहा है आप लोगों को? जी। हम्म। अब इसको हम देखने का प्रयास करते हैं कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और सन एंगल जो होता है, ये तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कल की क्लास के अंदर में मैंने लैटिट्यूड तक ही केवल डिस्कस कर पाया था। अक्षांश जो था ना उस तक, वहीं तक मैं चीज को डिस्कस कर पाया था। ओके। तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं बच्चों, और इसको देखते हैं कि इसका मतलब क्या है और इनका क्या चीजें हैं इनको। अब जैसे हम लोगों ने कल की क्लास के अंदर में ये हमने डिस्कस करा था कि पृथ्वी की आकृति जो है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था। ओके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की आकृति क्या है, कि यहाँ पर अगर इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पृथ्वी क्या है? उभार ली हुई है, और इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पृथ्वी आपको चपटी देखने को मिलती है। और जिसकी वजह से पृथ्वी के लिए एक हम वर्ड यूज करते हैं जिसको हम गोलाभ या स्फेरॉइड वर्ड जो होता है वो हम यूज करते हैं। ओके। या हम इसके लिए एक और परिष्कृत वर्ड है जिसको हम बोलते हैं आलंब गोलाभ, या इसके लिए इंग्लिश वर्ड है इसका क्या है? ऑब्लिक स्फेरॉइड। कई बार कुछ किताबों के अंदर में जियोइड वर्ड भी लिखा हुआ होता है। ओके, वो भी चल जाएगा, और लेकिन ज्यादा एक्यूरेट अगर हम बोले तो वो ऑब्लेट स्फेरॉइड कहलाता है। यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूंगा कि पृथ्वी की आकृति जो है वो एकदम से ऑब्लेट स्फेरॉइड भी नहीं है। ओके। पृथ्वी की अगर हम आकृति की बात करें तो पृथ्वी की आकृति कुछ आपको नाशपाती के आकार की मिलती है। ओके। कुछ नाशपाती के जी। आकार की आपको पृथ्वी की आकृति मिलती है, जिसके अंदर में केंद्रीय, जिसमें उत्तरी ध्रुव जो है वो केंद्र के ज्यादा निकट है, और जो दक्षिणी ध्रुव है वो केंद्र से रिलेटिवली थोड़ा सा डिस्टेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत जरा सा डिफरेंस होता है। लेकिन फिर भी अगर हम पृथ्वी की एग्जैक्ट आकृति की बात करें तो पृथ्वी आपको एक पियर शेप, नाशपाती जो होती है ना, उसके आकृति के तौर पर मिलती है। भूगोल के अंदर में हम इतनी एग्जैक्ट शेप का हम उपयोग नहीं करते हैं। हाँ, जो लोग सैटेलाइट छोड़ रहे होते हैं, जो वैज्ञानिक जिनको सैटेलाइट छोड़ने हैं या और अपनी गणनाएं एज अ अर्थ एज अ प्लेनेट के तौर पर देखनी है, तो उन परिस्थितियों के अंदर में पृथ्वी की एग्जैक्ट आकृति जो होती है उसको ध्यान में रखना होता है। ओके। या जिनको मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर वर्क करना है, बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनके ऊपर वर्क करना है, ठीक है, तो उनको क्या होता है कि उनको एग्जैक्ट शेप, एग्जैक्ट रोटेशन एकदम बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म के अंदर में कैलकुलेट करनी पड़ती है। ओके। लेकिन यहाँ भूगोल के अंदर में हमारे लिए इतनी एग्जैक्ट शेप को अध्ययन करना हमारे भूगोल के अंदर में उपयोगी नहीं है, और हमारा काम केवल इतने से चल जाता है कि हम पृथ्वी की आकृति को एक ऑब्लेट स्फेरॉइड
या आलम्ब गोलाब जो होता है उसके तौर पे हम ले लें। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या आता है कि अर्थ का घूर्णन गति, अर्थ की जो घूर्णन है, ओके, अर्थ के दो प्रकार की गतियों की हम बात करते हैं। जब भी हम अर्थ की बात करते हैं तो उसके दो प्रकार की गतियों की बात करते हैं। एक तो पृथ्वी का रोटेशन कहलाता है और एक पृथ्वी का रिवोल्यूशन कहलाता है। ओके, पृथ्वी का रोटेशन और पृथ्वी का रिवोल्यूशन। ओके, पृथ्वी का रोटेशन क्या होता है कि पृथ्वी क्या होता है, अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है, चक्कर काटती है। ओके, जिसको हम रोटेशन कहते हैं। और इसके फलस्वरूप क्या घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं? इसके फलस्वरूप क्या घटना आपको देखने को मिलती है? इसके फलस्वरूप आपको दिन और रात जो होता है वो आपको देखने को मिलता है। पॉइंट क्लियर है? दिन और रात जो होता है वो आपको देखने को मिलता है। इसी प्रकार से पृथ्वी जो होती है सूर्य के चारों ओर भी चक्कर काटती है। ओके, और पृथ्वी जो होती है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है उसको हम परिभ्रमण कहते हैं। ओके, या जिसके लिए रिवोल्यूशन जो वर्ड होता है वो हम कहते हैं। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर काटती है, जिसकी वजह से हमारी क्या घटना होती है, जिससे हमारे मौसमी परिवर्तन या सीजनल चेंजेस जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, या सीजन्स जो होते हैं, सीजन्स जैसी घटनाएं जो होती हैं वो आपको देखने को मिलती है। पॉइंट क्लियर है? जी। ओके, अब ये पॉइंट तो मेरे ख्याल से कल भी हम लोगों ने डिस्कस करा था। अगर आप लोगों को आपको याद हो, पृथ्वी की अगर हम आकृति की बात करें तो पृथ्वी की आकृति हमने क्या ली है, एक ऑब्लेट स्फेरॉइड या आलम गोलाब के तौर पे। इसलिए पृथ्वी की दो प्रकार की व्यास जो होता है हम उसकी बात करते हैं। एक तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है और एक पृथ्वी का व्यास होता है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल, विषुवत रेखीय व्यास, विषुवतीय व्यास कहलाता है। और दूसरा ध्रुवीय व्यास के नाम से जाना जाता है। जो ध्रुवीय व्यास है और जो विषुवतीय व्यास है, दोनों में अंतर क्या होता है? ये विषुवतीय व्यास है और ये ध्रुवीय व्यास है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी यहाँ से उभार ली हुई है, तो उभार लेने की वजह से यहाँ का जो विषुवतीय व्यास जो होगा वो ज्यादा होगा, और ध्रुवीय व्यास क्योंकि चपटापन है तो यहाँ पे ध्रुवीय व्यास जो होगा वो कम होगा। और इन दोनों के अंदर में जो आपको अंतर देखने को मिलता है वो आपको मिलता है 42 किलोमीटर का। अगर व्यास का अंतर 42 किलोमीटर का है तो त्रिज्या का अंतर कितने का आ जाएगा? 21 किलोमीटर का। ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाता है। ओके, इसी प्रकार से अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है, अगर हम देखें तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष से, मतलब पृथ्वी जो अपने अक्ष से है वो एकदम लंबवत नहीं है। पृथ्वी के अंदर में आपको एक अक्षीय झुकाव जो होता है या एक्सियल टिल्ट जो होता है वो आपको देखने को मिलता है। और ये जो अक्षीय झुकाव है वो पृथ्वी का कितना माना जाता है? 23.5 डिग्री का आपको झुकाव देखने को मिलता है। ओके, और यही कारण है कि पृथ्वी का ये जो अक्षीय झुकाव है, इसी के कारण क्या होता है पृथ्वी के अंदर में, अगर ये अक्षीय झुकाव नहीं होता और पृथ्वी बिल्कुल परपेंडिकुलर होती अपने इलिप्टिकल प्लेन से या अपने अक्ष से बिल्कुल परपेंडिकुलर होती, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में पृथ्वी पर आपको मौसमी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलते। पृथ्वी घूम भी रही होती सूर्य के चारों ओर, लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर होती और ये अक्षीय झुकाव नहीं होता तो पृथ्वी पे आपको ये मौसमी परिवर्तन देखने को नहीं मिलते। इसलिए पृथ्वी पे जो भी आपको मौसमी परिवर्तन या सीजनल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं वो तभी आपको देखने को मिलते हैं क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है, लेकिन सूर्य के चारों ओर एक कैसे करें टिल्टेड एक्सेस पर, मतलब एक झुकी हुई धुरी पे, यानी कि अक्षीय झुकाव के साथ पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है। ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? जी। ये पॉइंट क्लियर है? जी। ओके विपिन, ये पॉइंट क्लियर हुआ विपिन? आ रही है आवाज? चलो ठीक है, तुम्हारा डेटा खत्म हो चुका है। तुम मुझे लगता है रात तक अपना डेटा बचा के नहीं रख पाते हो, तुम्हारा डेटा तब तक खत्म हो चुका होता है। नेटवर्क इशू है। चलिए कोई बात नहीं, अब नेटवर्क इशू है जो भी है, हम लोग आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना होता है जो आपकी छठी क्लास की ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ होता है और जिसको हम लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। ओके, छठी क्लास की ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है जिसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। ओके, अक्षांश और देशांतर दो कॉन्सेप्ट होते हैं और लैटिट्यूड को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? ओके, लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी को स्टडी करने के लिए, ओके, हमने या पृथ्वी पे किसी भी पोजीशन को लोकेट करने के लिए, ओके, हमने दो प्रकार की एक काल्पनिक रेखाओं का निर्माण किया। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा? काल्पनिक रेखाएं। ये पृथ्वी पे बनी हुई नहीं है, ये क्या है? काल्पनिक रेखा है, बनाया नहीं गया है। ये केवल एक
काल्पनिक है, काल्पनिक जी, है। माना हाँ, गया माना है। गया है। ये काल्पनिक जी, रेखाएं हमने ली है। ओके, जी, और ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, वो अगर हम समानांतर रेखाओं की बात करते हैं जो होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। ओके, इनके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? लैटिट्यूड। उनके लिए हम वर्ड जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? लैटिट्यूड। ओके, और जो जी, रेखाएं लंबवत होती हैं उनके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, उनके लिए कौन सा यूज करते हैं? विपिन, लॉन्गिट्यूड। ओके, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। ओके, तो ये तो लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं, और ये क्या कहलाते हैं? लैटिट्यूड कहलाते हैं। लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अक्षांश। ओके, रेखा। और लॉन्गिट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं? देशांतर। देशांतर रेखा। हाँ, देशांतर हम अब आपको इस तरीके से याद रख लो कि देशांतर देशों के अंतर को बताती है, समय के अंतर को बताती है। ठीक है, और जी, अक्षांश जो होते हैं वो अक्ष को बता रहे होते हैं कि किसी भी अक्ष का कितने अंश पर कोई भी जगह है, वो अक्षांश कहलाती है। अब अक्षांश की गणना हम कैसे करते हैं कि अगर अक्षांश की हमें गणना करनी है तो पृथ्वी की अगर हम बात करें, तो पृथ्वी पे अगर हमने जो एक मध्य भाग लिया, ओके, मध्य भाग को हम जो एक अक्षांश के नाम से जानते हैं, इसको 0 डिग्री हम बोल सकते हैं, और इस अक्षांश को कहा जाता है इक्वेटर। ओके, विषुवत रेखा। ये तो पॉइंट क्लियर है होगा। अब जी, क्या है कि अगर हमने पृथ्वी का केंद्र लिया, ये पृथ्वी का हमने केंद्र लिया और हमने कोई भी बिंदु यहाँ पे ले लिया, ए बिंदु, ये पृथ्वी के केंद्र से कितना एंगल बना रहा है? पृथ्वी के केंद्र से इसका कितना एंगल बन रहा है? मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है या 10 डिग्री का बन रहा है, तो जी। इसका जो अक्षांश होगा वो क्या होगा? 10 डिग्री 10 होगा। डिग्री। तो इसके यहाँ पे हम क्या बना लेंगे? इसको क्या बोलेंगे? 10 डिग्री का अक्षांश बोलेंगे। 10 डिग्री इसी अक्षांश। तरीके से अगर हम दक्षिणी भाग में देखते हैं विषुवत रेखा के, और हम नीचे की तरफ जाते हैं, तो हम देखते हैं 10 डिग्री यहाँ पे भी ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी 10 डिग्री का अक्षांश हो जाएगा। आई बात जी, समझ में? अब मुझे जी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप मुझे बताइए कि अगर हम अक्षांश को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 90 डिग्री तक। 90। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम दक्षिण में जाएंगे तो ये कहाँ तक जाएगा? ये भी 90 डिग्री तक -90। जाएगा। तो विश्वत रेखा के उत्तर की तरफ जितने भी अक्षांश होंगे, विश्वत रेखा के उत्तर की ओर जितने भी अक्षांश होंगे, उनको उत्तरी अक्षांश कहेंगे। और विश्वत रेखा के दक्षिण की ओर जितने भी अक्षांश होंगे, उनको हम दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। ओके, और दक्षिण। अक्षांश कहाँ से शुरू होंगे? 0 डिग्री से शुरू होंगे और कहाँ तक जाएंगे? 90 डिग्री तक जाएंगे। 90 तो डिग्री। हाँ, तो जो विश्वत रेखा है उसको केंद्रीय अक्षांश कहा जाता है। ओके, ये सेंट्रल लैटिट्यूड कहा जाता है, और ये पृथ्वी को क्या करेगा? 2 भागों के अंदर में डिवाइड कर देगा। ओके, 2 भागों के अंदर में विभाजित कर देगा। ऊपरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, और जो दक्षिणी भाग होगा उसको हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। दक्षिणी गोलार्ध। हाँ, जो विश्वत रेखा के उत्तर का जो गोलार्ध होगा उसको हम, गोलार्ध का मतलब गोले का आधा। ओके, तो गोले का जो आधा होगा जी। उसको हम क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और विश्वत रेखा के दक्षिणी गोलार्ध को, या गोले का जो गोलार्ध जो दक्षिण में है, उसको हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश होंगे उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? उत्तरी अक्षांश। और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर में जितने भी अक्षांश होंगे उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? उनके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश। तो इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी होती है बच्चों, एक चीज का आपको और ध्यान रखना होता है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का मतलब समझ लेना है आपको। और जो केंद्रीय अक्षांश होता है उसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय अक्षांश को हम क्या बोलते हैं? विश्वत रेखा, विश्वतीय अक्षांश। ओके, केंद्र। और विश्वतीय विश्वत अक्षांश जो रेखा। होता है वो, उसको हम कई बार ग्रेट सर्कल के नाम से भी जानते हैं। ग्रेट सर्कल, क्लियर है? कल जैसे मैंने आप लोगों को जी, समझाया था कि ग्रेट सर्कल हम उसको बोलते हैं जो पृथ्वी को 2 समान भागों के अंदर में काट दे। अगर मान लो तुम तरबूज लेके आए, अब तुम चाहते हो कि तरबूज 2 समान भागों के अंदर में कट जाए, तो या तो तरबूज को ऐसे काटोगे क्षैतिज तौर पर, या तरबूज को ऐसे काटोगे। आई बात समझ में? तो जो भी, जी। अगर आपको उसको काटने के बाद, मान लीजिए ये तरबूज है, इसको काटने के बाद आपने यहां से काटा, तो उसके बाद आपके सामने किस तरीके की फिगर आ जाएगी? इस तरीके की एक फिगर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? एक तो आपको ये फेस दिखाई देगा आपको, है ना, और एक आपको इस तरीके का दिखाई जी। देगा। दिखाई देगा, नहीं देगा? अगर हम थ्री जी, जी। डायमेंशनल की बात करें तो, है ना? तो ये जो आपका व्रत बना, ये जो आपका व्रत है, दोनों एक ही व्रत है। ये जो व्रत आपका बना, इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेट सर्कल बोलेंगे। ओके, और कोई भी अक्षांश ग्रेट सर्कल नहीं होगा। केवल कौन सा अक्षांश ग्रेट सर्कल होगा? इक्वेटर वाला। क्योंकि बाकी तो तुम कैसे भी काटोगे, अगर यहां से काटोगे तो 2 भागों में नहीं कटेगा, यहां से काटोगे तो भी 2 भागों के अंदर में नहीं कटेगा। ओके, तो कोई भी ऐसा व्रत
जो पृथ्वी को कोई भी ऐसा वृत्त जो केंद्र से निकले और पृथ्वी को 2 भागों के अंदर में काट दे, उसको हम क्या बोलेंगे? विषुवतीय ग्रेट रेखा। सर्कल। नहीं बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेट सर्कल बोलेंगे। अच्छा, ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल बोलेंगे। और जी। सभी अक्षांशों में जो विषुवत रेखा होती है, विषुवतीय वृत्त जो होता है, वो ही क्या है? ये ग्रेट सर्कल है। बाकी कोई भी अक्षांश जो होता है वो ग्रेट सर्कल के तौर पर नहीं। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? बेटा माइक बंद कर लो, डिस्टर्बेंस आ रहा है, माइक बंद कर लो। क्लियर है आप लोगों को या कोई डाउट है अभी भी इसके अंदर में? मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए अब इसके बाद अगर हम देखें तो अगर हम समझने का प्रयास करें तो इक्वेटर जो होता है हमारा, ओके, इक्वेटर एक सेंट्रल लैटिट्यूड के तौर पर होता है और उसको हम ग्रेट सर्कल जो होता है उसके, हाँ बोलो बोलो बेटा विपिन। सर ये ग्रेट सर्कल को हिंदी में क्या मतलब बोलेंगे, वो उस तरह का कुछ हिंदी बेटा मीनिंग? आप ये कह सकते हो कि वृहत व्रत, वृहत व्रत, अच्छा, वृहत। बृहत व्रत। हाँ, आप इसको अगर ओके। हिंदी में देना चाहो तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा आपका क्या? वृहत व्रत, वृहत व्रत। कुछ किताबों के अंदर में महान व्रत लिखा हुआ है, कुछ किताबों में वृहत व्रत लिखा हुआ है। ओके, तो अगर आप लिखना चाहो तो ग्रेट व्रत भी लिख सकते हो, ग्रेट सर्कल भी लिख सकते हो। ठीक है, ये कुछ मैंने आपको 3 डायमेंशनल फॉर्मेट के अंदर में अक्षांश जो होते हैं उनको दिखाया मैंने आपको। ओके, अक्षांशों के बारे में कुछ और भी विशेषताएं हैं जो आपको समझना जरूरी है। जो अक्षांश होते हैं ना, उनके बारे में आपको कुछ और भी विशेषताएं हैं जिनको आपको समझना जरूरी है, और आप समझेंगे तो मेरे ख्याल से आपके आसान हो जाएगा समझना। ओके, तो अक्षांश जो होते हैं इनके लिए एक और वर्ड हम लोग यूज करते हैं और वो वर्ड होता है पैरेलल, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या? समानांतर। क्योंकि जितने भी अक्षांश होते हैं ना बच्चों, ये एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ओके, और समानांतर होने के कारण कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं, दे विल नेवर मीट। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को कि अक्षांश जो होते हैं उनको, उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? पैरेलल, यानी कि इनको समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। समानांतर क्यों कहा जाता है समानांतर? क्योंकि आपस में कभी भी मिलेंगे नहीं। इसलिए कई बार कुछ किताबों के अंदर में अक्षांश वर्ड ना यूज करके समानांतर रेखाएं वर्ड यूज कर लेते हैं। समानांतर, ठीक है। 30 डिग्री उत्तरी समानांतर, 30 डिग्री दक्षिणी समानांतर, लैटिट्यूड ना लिख के क्या लिख दिया? समानांतर लिख दिया। ओके, तो कभी भी उसमें कंफ्यूज मत होना कि अगर कहीं पे कोई वर्ड समानांतर लिखा हुआ है, ओके, कहीं पे भी कोई वर्ड अगर समानांतर लिखा हुआ है तो उसका मतलब ही यही है कि वो क्या है? अक्षांश है। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझने के लिए है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझने के लिए है वो ये है कि जितने भी हमारे अक्षांश होते हैं इनकी अपनी एक लंबाई होती है। अब लंबाई कैसे होगी? मान लो इक्वेटर एक अक्षांश है, ये केंद्रीय अक्षांश है, और इसकी अगर हम बात करें तो इक्वेटर की भी अपनी एक लंबाई होगी। ओके, आधी लंबाई आपको यहां दिख रही है, आधी लंबाई इस गोले के पीछे की होगी। आई बात समझ में? तो जिसको हम कहेंगे कि अक्षांश जो होते हैं उनकी अपनी एक लंबाई होती है, और ये जो लंबा सबसे बड़ा अक्षांश जो होगा वो कौन सा होगा? इक्वेटर वाला होगा। और जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे अक्षांशों की लंबाई जो होगी वो कम होती जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर, जी। यस। बिल्कुल क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को कि अक्षांश जो होंगे वो विषुवत रेखा से, विषुवतीय क्षेत्र से अगर हम ध्रुवों की ओर चलेंगे तो जो अक्षांश होंगे उनकी लंबाई जो होगी वो कम धीरे होती धीरे जाएगी, घटना शुरू हो जाएगा। है ना? अब जी। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेटर जो होगा वो उसकी सबसे अधिक लंबाई होगी, और ध्रुवों पे तो एक बिंदु ही है ना, केवल ध्रुव पे क्या है? एक जी। बिंदु ही है, तो उसकी लंबाई 0। जीरो हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है ना, मान लो ये 0 डिग्री का है और ये 1 डिग्री का अक्षांश है, 1 डिग्री उत्तर का अक्षांश है। 180 डिग्री। नहीं बेटा, 1 डिग्री का, हमने अच्छा, 1 डिग्री अक्षांश ले लिया ना। तो जी। इनके जो बीच की दूरी होती है ना, उनमें भी परिवर्तन आते हैं अगर आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चल रहे होते हैं। ओके, जी। जी जी। सबसे कम दूरी आपको वहां पे मिलेगी, सबसे कम दूरी जो आपको मिलेगी वो आपको विषुवत रेखा के आसपास मिलेगी। और जैसे जैसे आप ध्रुवों के पास जाएंगे वैसे वैसे अक्षांशों के बीच की दूरी जो होगी वो बढ़ने लगेगी। अब इस पॉइंट को हम समझते हैं, इसको मैं एक अलग डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूं आपको। ओके, इसको हम एक अलग डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूं मैं, इसको समझिएगा। ओके, और डायग्राम क्या है आपका कि मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये हमारी पृथ्वी है और इसको ये यहाँ पे तो चपटी है,
यहाँ पे जाके ध्रुवों पे जाके चपटी हो जाती है और ये यहाँ पे आके उभार ली हुई है, सेंटर में जाके उभार ली, यहाँ पे उभार है। अब मान लीजिए केंद्रीय भाग है, ये केंद्रीय भाग है और इसको हम देखें तो ये पॉइंट है आपका ए और ये एक अक्षांश है आपका 0 डिग्री, ओके, और ये एक अक्षांश है आपका, यहाँ पे जो अक्षांश है उसकी हम बात करें तो 1 डिग्री नॉर्थ का अक्षांश है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक अक्षांश है आपका 89 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पे जो अक्षांश है वो आपका 90 डिग्री नॉर्थ है। अब आप मुझे बताइए कि 89 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री नॉर्थ के बीच की दूरी जो होगी वो अधिक होगी या 0 डिग्री और 1 डिग्री नॉर्थ के बीच की दूरी अधिक होगी? दूरी का मतलब इनके बीच की रैखिक दूरी जो होगी कहाँ पे ज्यादा होगी? सर 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच का दूरी जो है अधिक होगा। नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे तो उभार लिया हुआ है, अच्छा तो हाँ, जी उभार जी लिया हुआ है तो यहाँ पे दूरी कम होगी, यहाँ पे चपटा है, जी चपटा है तो वहाँ पर दूरी ज्यादा होगा। वहां पे दूरी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। जी समझे? जी ठीक जी है, सर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अक्षांश होते हैं उनके बीच की दूरी जो होती है वो विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जा रहे होते हैं उनके बीच की दूरी जो होती है वो बढ़ने लगती है, बढ़ जी जाती है। क्या इस बात को हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं बच्चों? जी हाँ, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। कई बार ये पॉइंट जो होता है वो एग्जाम के अंदर में एज अ स्टेटमेंट के तौर पे या कथन के तौर पे आपके सामने रख दिया जाता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। हालांकि ये दूरी नगण्य होती है, ये जो डिफरेंस होता है ना नगण्य होता है, ओके। और हम जी अपनी सामान्य सामान्य गणना के लिए हम दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर के लगभग ले लेते हैं, ओके। अब मान लीजिए हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली 28 डिग्री के आसपास है, 28 डिग्री उत्तर, और जयपुर की अगर हम बात करते हैं जयपुर 25 डिग्री के आसपास है, 25 या 26 के आसपास पड़ जाता है। तो इनके बीच में अक्षांश कितने? 3, और तीन। एक अक्षांश का मतलब 111 किलोमीटर, है ना? तो 333 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होगी। ये इसके आधार पर है एक एक तुरंत गणना जो होती है ना, त्वरित गणना जो होती है जिसको हम इंस्टेंटेनियस कैलकुलेशन कहते हैं, वो आप कर सकते हो कि दो चीजों के बीच की जो रैखिक दूरी होगी वो कितनी होगी। पॉइंट क्लियर हुआ? जी है ना? अब अगर हम देखें तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वो भी हम लोग देख लेते हैं, ओके, और उसको भी हम पूरा कर लेते हैं। और जस्ट बच्चों, ओके, तो ये हमारा पॉइंट चल रहा था और इसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो एवरेज जो औसतन हम दूरी लेते हैं वो कितनी लेते हैं? औसतन दूरी की अगर हम बात करें तो औसतन दूरी जो होती है वो हम कितनी ले लेते हैं? वो 111 किलोमीटर के आसपास ले लेते हैं। सर, एक अब अक्षांश जो होते हैं इनका उपयोग किस तरीके से है? अक्षांश का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि अक्षांशों के आधार पर हम पृथ्वी को विभिन्न जोन में विभाजित कर देते हैं, ओके। अब इस जोन में विभाजित करने के लिए हमने कुछ अपने अक्षांश, मानक अक्षांश लिए। एक तो मानक अक्षांश हमारा इक्वेटर है जो केंद्रीय अक्षांश है, एक मानक अक्षांश हमारा 23.5 डिग्री उत्तर है और एक मानक अक्षांश हमारा 23.5 डिग्री दक्षिण है। इनके नाम भी रखे हमने हमने क्या कहा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको हमने क्या कहा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको कर्क रेखा कहा जाता है जो भारत से निकलती है, भारत में भी से निकलती है ना कर्क रेखा, जी सर। है ना? जी और इसको हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर में आती है। इसी प्रकार से हमने एक मानक अक्षांश लिया क्या? 66.5 डिग्री, और एक मानक अक्षांश लिया हमने 66.5 डिग्री साउथ, और एक मानक अक्षांश लिया हमने 66.5 डिग्री नॉर्थ। इन दोनों में फर्क क्या है कि ये अक्षांश जो है वो आर्कटिक सर्किल है और ये अक्षांश क्या है? अंटार्कटिक सर्किल है। ठीक है, इसको हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं और इसको हम अंटार्कटिक वृत्त जो होता है उसके नाम से हम लोग जानते हैं। ये पॉइंट क्लियर है सब लोगों को? अब जी अगर हमने ये मानक जी अक्षांश ले लिए हैं या हमने इनको मान लिया है इन अक्षांशों को, ऐसा क्यों मानते हैं वो भी मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। इसका मतलब आपको कल की क्लास में समझ में आएगा कि नून एंगल क्या होता है, नून सन एंगल क्या होता है। जब आप इसको समझ जाएंगे ना, सूर्य की स्थिति को, सूर्य से सौर तप जो होता है या सूर्य से जो रेडिएशन मिलता है, अगर उसको आप समझ जाएंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न को हमने 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण को ही हमने, उत्तर और दक्षिण को ही हमने एक मानक अक्षांश क्यों लिया है, ये आपको कल की क्लास के बाद समझ में आएगा, ओके। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जितना भी क्षेत्र होता है उसको हम, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, और क्या वर्ड यूज करते हैं उसको? हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। पता होगा आपको, उष्ण जी कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से 23.5 और 66.5 का उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में जो भाग होता है
23.5 और 66.5 के बीच का जो भाग होता है उसको हम क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए? शीतोष्ण, समशीतोष्ण क्षेत्र। सम समशीतोष्ण क्षेत्र, समशीतोष्ण। समशीतोष्ण क्षेत्र, या जिसको हम टेम्परेट रीजन के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? Yes. और 66.5 से 90 के बीच का दोनों अक्षांश के अंदर में 66.5 और 90 के बीच का क्षेत्र जो होता है वो क्या कहलाता है? शीतोष्ण क्षेत्र, या जिसको हम जिसको हम शीत क्षेत्र या शीतोष्ण, या जिसको हम फ्रिजिड जोन जो होता है ना, उसके नाम से जानते हैं। अब 6th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर में एक आपको डायग्राम बना के दे रखा है, और उस डायग्राम के आधार पर भी आप चीजों को समझ सकते हैं। अगर मेरे ख्याल से अगर आपने 6ठी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो साथ साथ में आप इस चीज को भी देखते आ रहे होंगे कि 23.5 और 23.5 के बीच का जो क्षेत्र होता है उसके लिए वर्ड जो उन्होंने यूज करा है वो कौन सा वर्ड यूज करा है? ओके, टॉरेट जोन। क्योंकि ये वो क्षेत्र होता है जहाँ पे सूर्य का तप जो होता है वो सबसे अधिक होता है, या सूर्य से मिलने वाली जो रेडिएशन होता है, विकिरण जो होता है वो सबसे अधिक होता है, सौर तप जो होता है वो सबसे अधिक मिलता है, सोलर रेडिएशन, इसलिए इसको टॉरेट जोन कहा जाता है। ओके, और यहाँ पे जो एरिया कहलाता है उसको टेम्परेट जोन कहते हैं, या जिसको समशीतोष्ण क्षेत्र के नाम से भी जान लेते हैं। ओके, और इसके ऊपर का जो एरिया कहलाता है 66.5 से लेके उत्तरी ध्रुव तक का, या 66.5 से लेके यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव तक का जो एरिया होता है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? फ्रिजिड जोन। टेम्परेट जोन जो होता है उसको सामान्यतः हम दो भागों में और डिवाइड कर लेते हैं, एक तो हॉट टेम्परेट जोन कहलाता है, एक कोल्ड टेम्परेट जोन कहलाता है। ओके, हॉट टेम्परेट जोन और कोल्ड टेम्परेट जोन। भारत के अंदर में अगर हम देखें तो भारत का एक भाग ऐसा है जो टेम्परेट पार्ट में आता है या शीतोष्ण पार्ट के अंदर में आता है, और भारत का एक भाग ऐसा है जो जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है उसके अंदर में आता है। ठीक है, भारत का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो फ्रिजिड एरियाज के अंदर में आता हो। ओके, तो जो अक्षांश होते हैं उनका उपयोग किस लिए किया जाता है? अक्षांश का एप्लीकेशन हम किस में देख सकते हैं? अक्षांशों के आधार पर हम क्या बना सकते हैं? हम क्लाइमेटिक जोन बना देते हैं, या जिसको हम कई बार हीट जोन के नाम से भी जानते हैं। ऊष्मीय क्षेत्र जो होता है वो भी हम कह सकते हैं, या क्लाइमेटिक जोन जो होते हैं वो भी हम बना देते हैं अक्षांशों के आधार पर। ओके, और दूसरा अगर हम देखें अक्षांशों को हम कई बार ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दिन की लंबाई को अगर हमें निकालना हो किसी भी जगह पर, दिन की लंबाई कितनी होगी, अगर हमें ये निकालनी हो कि जैसे अगर सर्दियों के अंदर में दिन छोटे होते जाते हैं ना, आप लोगों को सबको पता होगा कि सर्दियों के अंदर में दिन जी। छोटे होते जाते हैं, तो दिन की लंबाई अगर आपको निकालनी है कि आज दिन जो होगा वो कितने लंबाई का होगा, 8 घंटे का दिन होगा या 12 घंटे का दिन होगा, ये आपको निकालना हो, या आपको ये निकालना हो कि सूर्य का जो कोण है, सौर कोण जो होता है, ओके, सौर कोण जो है वो आपका 12 बजे, दोपहर के 12 बजे जो सूर्य जो है वो आपसे कितना कोण बना रहा होगा, अगर आपको ये निकालना होगा तो भी उसके लिए आपको अक्षांशों की आवश्यकता होती है। ठीक है, बात है समझ में आप लोगों को? तो जी। अक्षांशों के आधार पर हम दिन की लंबाई निकाल सकते हैं। किस तरीके से? आप क्योंकि आप मुजफ्फरपुर से हैं तो आपका अक्षांश अलग होगा। ओके, मैं दिल्ली के अंदर में बैठा हुआ हूं तो मेरा अक्षांश अलग होगा, होगा नहीं होगा? ओके, जी। Yes. तो जहां जितनी जो आपके यहाँ दिन की लंबाई होगी कोई जरूरी नहीं कि मेरे यहाँ भी वही दिन की लंबाई होगी। अगर आप जैसे जैसे पूरब की ओर जाते रहेंगे, ओके, तो आप देखेंगे सूरज जो होगा वो जल्दी निकलने लगता है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए आप गुवाहाटी साइड में जाते हैं, ओके, या आप और नागालैंड वाली साइड पे जाते हैं तो आप देखोगे वहां पे 5 बजे भोर में ही काफी दिन निकल आता है। ओके, और आप अपने मुजफ्फरपुर में देखोगे तो हो सकता है दिन आपको 6 बजे के लगभग आपको निकला हुआ दिखाई देगा, या 5:45 के आसपास दिन आपको निकला हुआ दिखाई देगा। ओके, जी। ओके, और अगर आप इधर की तरफ दिल्ली की तरफ आ जाओगे तो हो सकता है कि आपको और थोड़ा सा लेट 6 बजे के आसपास आपको दिन निकला हुआ दिखाई देगा, दिन निकलता है, होता नहीं होता? जी। Yes. ओके, तो इस वजह से क्या होता है कि ये, और क्योंकि हमारे सबके अक्षांश अलग अलग हैं, हमारे और आपके क्या हैं, अक्षांश जो है वो अलग अलग है। ओके, और अक्षांशों के कारण ही हम अक्षांशों की स्थिति के कारण ही हम ये निकाल पाते हैं कि किसी भी स्थान पर दिन की लंबाई जो होगी वो क्या होगी। ओके, एक अगर अगर एक स्थान पर अगर मैं अगर जितने एक अक्षांश पर, किसी भी एक अक्षांश पर जितने भी स्थान होंगे, जितने भी स्थान होंगे, सामान्यतः वहां पर दिन की लंबाई बिल्कुल बराबर होगी। ये हो सकता है कि दिन कहीं पे पहले निकले तो ढल जल्दी जाए, लेकिन दिन की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी। और दो अक्षांश जो होते हैं उन वहां पे, ये अगर एक अक्षांश ये है और एक अक्षांश ये है, इन दोनों पे दिन की लंबाई जो हो सकती है वो अलग अलग हो सकती है। मेरी बात को आप समझे? मेरी बात को आप Yes. लोग समझे नहीं समझे? मेरी बात को आप समझे? नहीं, समझ में नहीं आया सर। चलिए मैं आपको इसको एक नए डायग्राम से लेकर समझाता हूँ। जी।
इसके लिए मुझे व्हाइट बोर्ड लेना पड़ेगा। चलिए मैं एक व्हाइट बोर्ड लेता हूँ, फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके, अब देखिएगा कि इसको समझिएगा कि किस तरीके से है। मान लीजिए एक अक्षांश है, ओके, और ये अक्षांश मैंने लिया, मान लीजिए सपोज करिए कि मैंने अक्षांश लिया 40 डिग्री उत्तर का, और एक मैंने अक्षांश लिया ओके 30 डिग्री उत्तर का। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कौन से अक्षांश की लंबाई ज्यादा होगी, 30 डिग्री वाले की लंबाई ज्यादा होगी या 40 डिग्री वाले की लंबाई ज्यादा होगी? 40 डिग्री वाले की लंबाई ज्यादा होगी। कैसे कैसे? अभी तो हमने पढ़ा था 30 कि की है। नहीं अभी सर, तो हमने 30 पढ़ा की था होगी। जी कि जी। इक्वेटर से अगर हम जैसे ध्रुवों की ओर चलते हैं तो अक्षांशों की लंबाई कम होती जाती नहीं, कम होती जाती कम होती जाती है सर। है ना? तो अब जी मुझे ये बताओ कि अगर 30 डिग्री वाला अगर कोई भी बिंदु होगा, क्योंकि उसकी लंबाई ज्यादा है, जी। तो वो ज्यादा समय सूर्य के निकट होगा या सूर्य के सामने होगा, हम्म, और 40 डिग्री वाले की लंबाई कम है तो वो कम समय के लिए सूर्य के सामने आएगा। तो दिन की लंबाई कहाँ पे घटेगी, 40 वाले पे ज्यादा होगी या 30 वाले पे? 40 के पास घट जाएगी और 30 के पास ज्यादा होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पॉइंट समझ में आया। जी लेकिन इस अक्षांश पर जितने भी बिंदु होंगे सब पे दिन की लंबाई बराबर होगी, जी। लेकिन दो अक्षांश पे अलग अलग दिन की लंबाई आपको देखने को मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मान लो ये ईस्टर्न साइड है या वेस्टर्न साइड है, तो आप ये कह सकते हो यहाँ भोर जल्दी नहीं होगा, यहाँ भोर जल्दी हो जाएगा, यहाँ दिन जल्दी हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे दिन बाद में होगा, ओके, कि हो सकता है यहाँ पे दिन जो हो सकता है सुबह 6 बजे निकल आए और यहाँ पे दिन निकलने में 6:20 हो जाए, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे 6:20 पे निकलेगा और यहाँ पे दिन 6 बजे निकलकर सपोज करिए शाम के 5 बजे ढल जाता है, ओके, शाम के 5 बजे ढल जाता है, यानी कि दिन की कुल लंबाई कितनी हो गई यहाँ पे? दिन की कुल लंबाई हो गई 11 घंटे की, है ना? तो यहाँ पे भी 6:20 पे शुरू होकर 5:20 के आसपास दिन ढल जाएगा, यहाँ पे भी समय 11 घंटे ही लगेंगे। 11 घंटे ही लगेगा। जी मेरी बात समझ में आई? जी। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे 6 बजे निकला है दिन, यहाँ पे 6 बजे निकला है, और आप हो सकता है कि दिन ढलते ढलते 6 बज जाए, ओके, तो 12 घंटे के दिन की लंबाई हो गई। जी आई बात समझ में? जी। तो यहाँ कई पे बार हमें ये गणनाएं जो होती हैं वो ध्यान में रखनी होती है, ओके, लेकिन केवल यही एक आधार नहीं होता, ध्यान रखना यही एक आधार नहीं होता, क्योंकि किसी भी जगह की दिन की लंबाई जो होती है वो इस चीज के ऊपर निर्भर करती है कि उस अक्षांश का कितना भाग सूर्य के सामने है, उस अक्षांश का कितना भाग सूर्य के सामने है। जितना बड़ा भाग सूर्य के सामने होगा वहां पे दिन की लंबाई उतनी ही अधिक होगी, अधिक होगी। क्योंकि वो उतना ही लंबा समय लेगा ना, उतना ही, देखो घूमेगा तो ये भी कवर होने में 24 ही घंटा लगेगा, और इसको जी भी पूरा चक्कर काटने में 24 ही घंटा लगेगा, 24 अगर घंटे मान लो आप ये लगेगा। लेते हो। और यहाँ पे अगर आप पॉइंट की बात करते हो तो यहाँ पे जो पॉइंट है ए वाला पॉइंट दोबारा से ए पे आने में 24 ही घंटा लेगा, और जी यहाँ पे भी जो पॉइंट है दोबारा यहाँ पे आने में 24 ही घंटा लेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना ये बी पॉइंट जो होगा 24 जगह 36 घंटा लेगा। नहीं। लेकिन अगर इसका अक्षांश मान लीजिए सपोज करिए ऐसी स्थिति है कि इस अक्षांश का ज्यादा भाग सूर्य के निकट है, सूर्य के सामने है, तो यहाँ पे जी दिन की लंबाई अधिक हो जाएगी, जी। और इस अक्षांश का कम भाग सूर्य के सामने है तो यहाँ पे दिन की लंबाई जो होगी वो घट जाएगी। कम हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई आपके? तो जी किसी भी स्थान पर दिन की लंबाई इस बात पे निर्भर करती है कि वहां पे उस अक्षांश का कितना भाग सूर्य के सामने है। सामने। अब मान लीजिए अगर हम ध्रुवों की बात करते हैं, पृथ्वी जो होती है ना वो टिल्टेड होती है। अब ये ध्रुव आ गया, ये ध्रुव आ गया, पता चला पूरा का पूरा ध्रुवीय क्षेत्र जो है वो सूर्य के सामने आ गया, तो अब क्या होगा, पूरा घूम भी जाएगा तो भी रहेगा तो यहाँ पे दिन ही ना, जी हमेशा दिन रहेगा। हमेशा दिन रहेगा, तो यहाँ पे दिन की लंबाई 24 घंटे की हो जाएगी। जी तो मेन पॉइंट क्या है आपके समझने के लिए कि किसी भी स्थान पर दिन की लंबाई जो होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है कि अक्षांश का कितना भाग सूर्य सूर्य के के सामने। सूर्य के सामने पड़ जाता है। जी। अगर वो पूरा का पूरा अक्षांश ही सूर्य के सामने पड़ जाता है ना, तो अगर रात का भी नहीं होगा। रात कभी होगा ही नहीं, जी। और अगर पूरा का पूरा अक्षांश सूर्य से विमुख हो जाता है तो दिन का भी नहीं होगा। दिन होगा नहीं वहां पर, समझे? जी तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, और अगर आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी को समझते चलोगे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करोगे तो आपको भूगोल के अंदर में मजा आएगा। लेकिन अगर आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे या आप ये सोचोगे कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें पेड़ पहाड़ झरने जो होते हैं वही पढ़े जाते हैं, तो आप ज्यादातर ऐसे
चैनल्स को फॉलो करोगे या ऐसी चीजों को देखोगे जो आपको बताएगा कि माउंट एवरेस्ट की लंबाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है, नदी जो है इसकी लंबाई इतनी है, ये सब चीजें बहुत बेसिक चीजें होती हैं, ये आपको किसी भी जीके की किताब के अंदर में आपको मिल जाती है। लेकिन एक सही वैज्ञानिक अध्ययन कर यूपीएससी के अंदर में आपसे वैज्ञानिक भूगोल की अपेक्षा की जाती है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आपने भूगोल का वो वैज्ञानिक भाग जो है वो आपने पढ़ा है, तभी आप उसका उत्तर लेखन कर पाओगे, तभी आप उसके बारे में आंसर दे पाओगे। फैक्ट्स तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब आप उत्तर को लिखोगे तो आपको फैक्ट्स भी बताने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तथ्य जो होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। आई बात समझ में? तो वो भी आपको जी, पता होना चाहिए। लेकिन केवल तथ्यों के पता होने से ही केवल काम नहीं चलेगा। अब मान लीजिए आप किसी भी जगह जनसंख्या वितरण की अगर आप बात कर रहे हो, तो जनसंख्या वितरण से संबंधित जो आंकड़े होंगे वो तो आपको पता ही होने चाहिए, उसको एक मैप पे आपको दिखाना ही पड़ेगा कि यहाँ पे डेंसिटी इतनी है, यहाँ पे डेंसिटी इतनी है, यहाँ पे डेंसिटी इतनी है, तो ये तथ्य हो गए। ओके, लेकिन ऐसा क्यों है कि हम देखें कि भारत के मैदानी भाग जो होते हैं वहां पे डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा पाई जाती है, और पर्वतीय क्षेत्र या जो मरुस्थलीय क्षेत्र जो होते हैं वहां पे डेंसिटी जो होती है वो कम पाई जाती है। ठीक है, यानी कि माना, और अगर हम इस चीज को देखना चाहें कि भारत के अंदर में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो है उनकी लोकेशन जो है वो ज्यादातर उन जगहों पर है जहां पर जो कच्चा माल जो होता है वो मिल जाता है, जहां पे रॉ मटेरियल की उपलब्धता आसानी से है। आई बात समझ में? वहां पे मिल जी, जाता है। तो ये आपने आपने हो सकता है कि आप किसी स्थान कोई एक तथ्य के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो आपने देख लिया कि लौह एवं इस्पात उद्योग जो है भारत के अंदर में कहाँ कहाँ अवस्थित है, तो वो आपने निकाल के देख लिया, ठीक है, और आपने एक मैप पे कर लिया। लेकिन अगर आपको भूगोल पढ़ोगे तो आप ये भी पढ़ोगे साथ में कि ऐसा क्यों है कि इन्हीं जगहों पर आपको मिलता है, तो उसके रीजन आपको ढूंढने पड़ेंगे। ओके, और उसके उसके रीजन आप, ऐसा नहीं कि वो अपने आप ही वहां पे पहुंच गए, लगाए तो मानव ने ही है, लेकिन मानव ने अगर किसी कार्य को करा है तो मानव ने किसी तर्क के आधार पर करा होगा। ओके, तो उन तर्कों को कोई समझना, कोई ना कोई वजह ही होगा। कोई ना कोई वजह है। जी, ठीक है बच्चों, तो जी, ये मैंने इंग्लिश मीडियम की क्लास में पहले डिस्कस करा था, अब मैंने आप लोगों की हिंदी मीडियम की क्लास के अंदर में भी ये पॉइंट जो था मैंने डिस्कस कर दिया था। और कल की जी, क्लास जो रहेगी वो हमारी सन एंगल से रिलेटेड रहेगी, सूर्य कोण जी, से, लैटिट्यूड, और कल मैं लॉन्गिट्यूड भी कंप्लीट कर। ठीक है, भूगोल समझ जी, में आ रहा है तुम लोगों को? जी। यस सर। हम्म, यस सर। चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं बच्चों। ठीक है, कल सर, थैंक यू। हाँ बोलिए प्लीज। हेलो हाँ बोलो सर, विपिन। जैसे कहने का मतलब ये था जैसे कि जो भी आज क्लास हुआ उसका अगर सर कुछ पीडीएफ टाइप से जो अगर मिल जाता जिससे कि जो उसको जो है हमेशा बेटा के लिए अभी जो। अभी एक्चुअली चक्कर क्या है ना, पहले ये पीडीएफ पूरी हो जाए, क्योंकि इसमें भी और जी, भी स्लाइड है ना। जी, तो अभी तो आप एक काम करोगे, मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, आप इसको एक बार जी, जी, दोबारा देखो, है ना, जी, दोबारा जी, देखो और उसको दोबारा अध्ययन करो, फिर आपका जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी आपके डाउट्स होते हैं उनको आप पूछ सकते जी। नहीं सर, जैसे कि एक ये लिखित रूप में हो जाता है जिससे कि जो है ठोस हो जाता तो जब भी हम इसको देखते एक पॉइंट दो पॉइंट देखते तो वो जो है पूरा माइंड में हो। आ चलिए, मैं जाता। आपको अभी तो मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि इमीडिएटली मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मुझे एक दो दिन का टाइम दो, क्योंकि इसके अंदर में जी, पूरे फॉर्मेट के अंदर में बना के ना आपको दिया जाएगा। ठीक जी, है, जी सर, जी सर। मिल आपको सब जाएगा, पर थोड़ा सा एक ओके सर। फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, उसके आधार पे ही आपको चीजें दिख जाएगी। जी, ठीक है। नहीं सर, वजह है कि सर समझाने का आपका तरीका अच्छा है, तो हम्म। उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में भी आ रहा है, मगर ये हमेशा याद तो रहेगा नहीं, जब हम्म। तक हम 2 पॉइंट 4 पॉइंट देखेंगे नहीं, उसको जो है बराबर जो है नहीं, रिवीजन नहीं होगा। मैं आपसे यही कहूंगा कि जब वीडियो हमारा दोबारा आप देखते हैं ना, जी, जब आप हमारा वीडियो दोबारा देखेंगे ना, तो आप एक काम जी, करिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको वहां वहां लिखते चलिए। देखो अच्छा, तरीका यही होता है वीडियो का। वीडियो जी, ऑनलाइन लर्निंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही होता है कि आप एक ही वीडियो को 10 बार देख सकते हो, आगे जी, जी, पीछे करके देख सकते हो, कोई चीज नहीं, कहीं पे रोक के भी देख सकते हो, चलो इतना लिख लेते हैं फिर अगली बार सुनते हैं, फिर इतना लिख जी, लेते हैं फिर अगली बार सुनते हैं। जी, ये ऑनलाइन लर्निंग का बेस्ट तरीका है, बेस्ट एडवांटेज है। ओके, जी, बेस्ट जो पार्ट है ऑनलाइन लर्निंग का वो यही है कि आप एक ही लेक्चर को दसियों बार देख सकते हो, उसको रोक रोक के पढ़ सकते हो, आप अपनी पेस के हिसाब से, आप अपनी पेस के हिसाब से चीजों को पढ़ सकते हो। जी, ओके, जी, और अभी तो हम लोग संपर्क में हैं ही। जी, ओके, जी, अभी तो राहुल हम लोग संपर्क में हैं ही, तो शायद जाहिर सी बात है कि अभी तो हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। जी, ओके, और अभी तो कारवा जोड़ना है राहुल, अभी तो कारवा जी, बहुत छोटा है हमारा, तो अभी तो कारवा बनाना है। तो जब तक कारवा नहीं बनता है तब तक मैं अभी एडमिशन भी नहीं ले रहा हूँ किसी के।
कुछ जी एक सर। दो स्टूडेंट्स ने बोले भी हैं कि सर हम एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैंने कहा अभी रोका है उन्हें, मैंने पहले कारवा बन जाए फिर हम एडमिशन लेंगे आप लोगों को, ओके ठीक सर। है? तो तब तक ये जी क्लासेस चलती रहेंगी, आपकी क्लास के क्रम में कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि जो जी मैंने बोला है आपसे वो लगातार चलता रहेगा, ठीक है? जी सर। जी ठीक है? तो अभी अब चाहे वो 5 दिन चले, 10 दिन चले, 15 दिन चले, 20 दिन चले, 25 दिन चले, ओके? लेकिन वो कारवां आपका चलता रहेगा, वो कारवे में किसी प्रकार का ब्रेक नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन अभी जब तक कारवां नहीं बनेगा हमारा प्रॉपर, हमारा एक ग्रुप नहीं बनेगा, तब तक मैं एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं करूँगा, ओके? सर। हाँ, बोलिए। सर ये जो आपका ये फाउंडेशन है, ये इसके ओनर आप ही, मतलब फाउंडर आप ही है? कौन-सा बेटा, इंटीग्रिटी आईएएस का? जी जी हाँ जी। बेटा, इसका ओनर तो मैं ही हूँ, बताओ? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा था जर्नल साइंस। जनरल नहीं, बेटा मैं बहुत ही, लोगों को पता नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता था, मतलब इसलिए मैंने हाँ पूछा। बेटा, ये इंस्टीट्यूट मेरा ही है और अच्छा। मेरा नाम सिद्धार्थ मित्तल है जी और ऑलमोस्ट 18 साल तो हो गए मुझे पढ़ाते-पढ़ाते, ओके? जी और दिल्ली की भी कई संस्थाओं से जुड़ा रहा हूँ, ओके? और अभी यहाँ पे यूपी में हम लोगों का चल रहा है, पहले दिल्ली में भी था, लेकिन अभी पैंडेमिक की वजह से काफ़ी सारी चीज़ों में परिवर्तन आ गए हैं, ठीक है? और अभी तक हम लोगों ने ऑनलाइन पे कुछ करा नहीं था, तो हम लोगों ने प्रयास करा है कि लोगों को जोड़ने का, पैन इंडिया वो क्लासेस करने का, तो वो हमने करने का प्रयास भी करा है, ओके? तो जी अब जी। देखते हैं कितनी सफलता मिलती है, आप लोग कितना सहयोग देते हैं हमें, जी। ठीक है? ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।